बेहद इंटरेस्टिंग है आज का कारोबार। आधा परसेंट कमजोर है निफ्टी तो आधा परसेंट मजबूत है बैंक निफ्टी, और अब बचा है 1.5 घंटा और कल है वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी। रियल सीजन पूरे जोरों पर, एक्शन है भरपूर स्टॉक वाइज भी और इंडेक्स में भी। तो आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन और कल की तैयारी, ये है हमारा फोकस फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरपूर है, जानेंगे अनिल जी से कि एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस बाजार में और कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए सर, सबसे पहले तो बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। आधा परसेंट की कमजोरी निफ्टी में तो आधा परसेंट मजबूत है बैंक निफ्टी। 11,250 के अहम सपोर्ट के आसपास है निफ्टी, तो सरकारी बैंकों की खरीदारी के दम पर बैंक निफ्टी मजबूत है। 22,250 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि दिन के दौरान 22,350 के आसपास भी पहुंचा था। तो निफ्टी में थोड़ी हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत है। मेटल और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी आपको नजर आएगी। सोने की चमक बढ़ी है, एमसीएक्स पर 52,846 नया रिकॉर्ड बना है। चांदी भी 65,000 के ऊपर टिके रहने में कामयाब है। यूरोप की मिलीजुली शुरुआत है। डाउ फ्यूचर्स 35 पॉइंट ऊपर है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, इसी रेंज में डाउ फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मिला जुला संकेत, ग्लोबल मार्केट के संकेत काफी हद तक मिले जुले हैं। दीप, बिल्कुल अनिल जी, मिले जुले संकेत है। और जैसा कि सर आपने ओपनिंग में कहा, थोड़ा मिला जुला कारोबार भारतीय बाजार में भी हो रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही काफ़ी छोटी रेंज में कारोबार हो रहा है। सुबह की तेज़ी के बाद एक 50 पॉइंट रेंज में ही निफ्टी दिखा है सर, और सुबह जो एक उछाल आया था उसके बाद 100-150 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी दिखा है। तो ये क्या आखिरी 1.5 घंटे के लिए एक फिर से ब्रेकआउट मूव की तैयारी है, इसलिए इतना कंसोलिडेशन चल रहा है, या फिर थोड़ी सुस्ती और दिख रही है इस समय? मुझे लगता है दीप, कहीं कोई चिंता और दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही मुझे। देखिए, मेरे लिए पहला संकेत निफ्टी पर कमजोरी का तब आएगा जब निफ्टी मुझे है ना 11,240 225 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। तो आज का लो ही 11,044 है, क्योंकि आपको याद होगा 2 दिन हमने 11,238 11,239 का हाई बनाया, 3 दिन हमने 11,225 का हाई बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो अभी तक तो 5 दिनों के जो हमने ब्रेकआउट लेवल है उसके नीचे ही नहीं गए। खाली जो कुछ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग और कमजोरी आई है उसकी एकमात्र वजह यही है कि पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, और इसीलिए हम सुबह आपको बात कर रहे थे कि जहां एक और एफआईज की खरीदारी बाजार को गिरने नहीं देगी, वहीं हायर लेवल पर पुट कॉल रेशियो आप पर चेक रखेगा कि भाई प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें, क्योंकि थोड़े से ओवरबॉट है बाजार। तो एकदम परफेक्ट बाजार है। हाँ, बैंक निफ्टी की तेजी का मूव थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज है, क्योंकि 70 पॉइंट के प्रीमियम कल हो जाने के बाद मैंने नहीं सोचा था कि बैंक निफ्टी इतना तेज दिखा सकता है। कल पूरे इंडिकेशन थे, कॉन्फिडेंटली मैं, विश्वेश और नितिन तीनों ही हम मिलकर बैंक निफ्टी पर हमने कॉल दिया और उसके काफी टारगेट्स हासिल भी हुए। लेकिन आज की तेजी थोड़ी सी मेरे लिए सरप्राइजिंग रही, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कल हो चुकी थी, बैंक्स में शॉर्ट नहीं। इसका मतलब क्लियर कट है, बैंक्स में आज खरीदारी है, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी, और इस डिलीवरी बेस्ड खरीदारी की वजह है इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसके तीनों के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए। तो आज बैंक्स में ट्रेड एक्सपायरी का नहीं है, आज बैंक्स में ट्रेड खरीदारी का है, फंड्स की खरीदारी का है, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी का है। ये बड़ा फर्क है और इस वजह से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि हो सकता है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करे, तो इसी वजह से करे कि डिलीवरी बेस्ड खरीदारी आज आपको कई बैंक्स में दिख सकती है, वो आपको नजर भी आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं बसीन साहब की उनकी बेहतरीन पिक्स। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है बसीन साहब। सर नमस्कार। सबसे पहले तो अपडेट आप जो देना चाहें और बाजार के डायरेक्शन पर अगर आपकी कोई राय। सर अपडेट तो आपको मेटल्स देखिए कैसे आपको सीमेंट मेटल्स में तेजी कराई थी। टाटा स्टील आज 378 हो गया। मैंने कई हफ्तों से आपको बोल रहा था टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील 186 बिका, आपको बताए थे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे, और अब आप देखिए कैसे उनमें, और सीमेंट में तो आपको पता ही है कैसे हमने बहुत बढ़िया हमारी कॉल रही है। अपडेट ये अनिल जी, आपको फार्मा में भी दिलाया था कैडिला इज एन आउट परफॉर्मर, डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट अच्छे हैं, और मुझे बैंकों में भी जैसे इंडसइंड वगैरह है, तो आई थिंक यू शुड बी सेलिंग एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई एंड बाइंग इंडसइंड एंड आईडीएफसी फर्स्ट, बिकॉज एक्सिस एंड आईसीआईसीआई विल स्ट्रगल टू गो अप, जबकि ये मिड कैप थोड़े से मझोले बैंक मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब आप कहें तो 2 कॉल दूं सर, दोनों बाय की हैं।
परफेक्ट सर, बताएं सर दोनों बाय कॉल्स आज की आपकी। सर तो आज मेटल्स और कमोडिटीज में बहुत स्ट्रेंथ है और टॉप पिक है यहाँ एनएमडीसी 87-8750 में लीजिए, 85 का स्टॉप लॉस, 93 to 95 का टारगेट। दूसरा बाय है ग्रासिम 618 से 620, 6599 का स्टॉप लॉस, 655 to 660। सिंपल चीज है सर, ग्रासिम इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ आइडिया, अल्ट्राटेक एंड हिंडाल्को, और वो सब शेयर अल्ट्राटेक इनफैक्ट इज एन आउट परफॉर्मर। और जो विस्कोस फिलामेंट यार्न में भी आप तेजी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ एसआरएफ एंड अदर्स, उसका सबसे बड़ा प्लेयर प्रोवाइडर इज एसआरएफ इज ग्रासिम, तो ग्रासिम शुड बी एन आउट परफॉर्मर फ्रॉम हियर। एनएमडीसी सिंपल प्लेयर सर, इफ आयरन ओर एंड स्टील प्राइसेस आर अप, एनएमडीसी विल बी मेकिंग लॉट ऑफ मनी इन दिस क्वार्टर, so I think it is 8-9% dividend yield है, it should be an outperformer for here in the near term। परफेक्ट, तो ग्रासिम खरीदें, एनएमडीसी खरीदें। ग्रासिम खरीदें 618-620 की रेंज में, 599 599 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 655 660 655 660 ये टारगेट रखें। एनएमडीसी खरीदें 87 हाफ की रेंज में, 85 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 93 और 95 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। दोनों ही बेहतरीन पिक्स कमोडिटीज से जुड़ी हुई भसीन साहब की तरफ से आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका दोनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और 2:50 पर आपसे होगी फिर से मुलाकात, लेंगे आपके बेहतरीन BTST पिक्स से। आइए आगे बढ़े, 2 कॉल्स बैक टू बैक तैयार है। पहले बिगुल वागले साहब के लिए, वागले साहब का वंडर, और उसके बाद जय देंगे आपको छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। जी वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। डॉक्टर रेड्डीज को बाय करना है 4255 4256 के करंट भाव से, नीचे आता है तो 4230 तक ऐड करना है। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है और मेरा मानना है कि ये 4400 4410 तक अगले 1 से 2 दिनों में जा सकता है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 4195 का, और मेरा डिस्क्लोजर ये है कि हमने एक सिर्फ 10 रुपए पहले नीचे हमारे क्लाइंट्स को ये दिया है। ओके, 4400 का टारगेट है, 4195 का स्टॉप लॉस, 4255 पर खरीदारी करनी है। ध्यान रहे आज आने वाले हैं नतीजे डॉक्टर रेड्डीज के, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई वो आपके लिए, और उसके बाद आशु सर भी तैयार है अपने स्प्रेड्स और पेयर स्ट्रेटजी के लिए। तो छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई ये है जय ठक्कर की तरफ से। माफ कीजिएगा, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आ चुके हैं, मैं गलत बोल गया, नतीजे आने वाले, नतीजे आ गए हैं और दमदार नतीजे आए हैं। इसके बाद ही स्टॉक तेजी से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जय बताएं, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, जो ऑप्शंस में मेरा एक कॉल है वो फिर से मैं कहूँगा कि वागले जी बधाई ले सकते हैं मेरी तरफ से। मैं कहूँगा डॉक्टर रेड्डीज पर ही है। अगस्त का कॉल ऑप्शन 4300 वाला खरीदना है, जो करीब अभी 188 से लेके 191 ये रेंज में मिल रहा है। मैं रेंज बता रहा हूँ इसीलिए बिकॉज अगस्त सीरीज का है अनिल जी, तो डेफिनेटली 2-3 रुपए का गैप होता है, बट मैं कहूँगा रिजल्ट और साथ ही साथ फंडामेंटली तो बहुत ही अच्छा हुआ है। टेक्निकली ये अनिल जी अच्छा हो गया ये स्टॉक में कि इसने क्लियरली एक ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है। सो ये जो 188 190 में हमें खरीदना है, इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे। बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट है तो स्टॉप लॉस भी इस तरह से मैं दे रहा हूँ 136 का, 136 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में पहला जो टारगेट पोजिशनल बेसिस पर बन रहा है इसका वो है 288 का। 288 के बाद दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 312 का है। तो 288 एंड 312 ये दो टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डी का अगस्त का 4300 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है 136 के स्टॉप लॉस के साथ। मैं ये कहूँगा अगर मुझे इसमें अगर कोई फ्यूचर में जैसे वागले जी ने बताया एक ब्रेकआउट आया तो मैं कहूँगा जो रेंज टूटी है लगभग 4180 ऊपर की तरफ, नीचे में लगभग 3680। अगर आप देखें तो लगभग 500 पॉइंट की रेंज का ब्रेकआउट आया है। वो 500 पॉइंट नहीं, हम 400 पॉइंट भी पकड़ ले तो 10% का मूव डॉक्टर रेड्डीज में ये भाव से भी आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो डॉक्टर रेड्डीज का अगस्त महीने का कॉल ऑप्शन खरीदना है, राइट जय? कौन सी स्ट्राइक प्राइस का खरीदना है? स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से दोहरा दें क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पाया, कनेक्शन थोड़ा सा बीच में कट गया था। जी एक बार फिर से दोहरा दें। श्योर अनिल जी। अनिल जी 4300 अगस्त सीरीज का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी है हमने 188 से लेके 191 के बीच। 136 का स्टॉप लॉस रहेगा, 288 एंड 312 ये दो टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डीज का 4300 कॉल खरीदे। इनफैक्ट एक डिस्क्लेमर वागले जी की तरह मैं भी देना चाहूंगा अनिल जी कि हमने
क्लाइंट्स को हमारे कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी रिकमेंड की है, जहाँ पे हमने एक फ्यूचर लेकर 4400 का कॉल बेचने का सलाह दिया है। बट अगर किसी प्लेन वैनिला ऑप्शंस में करना है, केवल ऑप्शंस में करना है, तो ये स्ट्रैटेजी के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें केवल 4300 कॉल ऑप्शन खरीदना है। ओके, चलिए परफेक्ट। और आइए आपको निफ्टी पर एक्सपायरी का स्प्रेड दें उससे पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं इवेंट्स कैलेंडर, कौन कौन सी इवेंट्स है जिस पर आपको रखनी है नजर। उसके बाद आशु मदान साहब से लेंगे हम उनका एक्सपायरी स्प्रेड, पेयर ट्रेड भी है, ढेर सारा एक्शन है। मानसी जल्दी से बताइए इवेंट्स पहले। अनिल जी शुक्रिया। निफ्टी स्पेस में मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल के नंबर्स का इंतजार है। वायदा बाजार में मनप्पुरम फाइनेंस, टीवीएस मोटर, इंडिगो के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा जी बिजनेस ने सबसे पहले जानकारी दी थी, प्रधानमंत्री मोदी बैंकर्स और दिग्गज सचिवों के साथ अहम बैठक आज करने वाले हैं। इस बैठक पर भी फोकस रहेगा। मारुति के रिजल्ट आ चुके, पहले एक बार मैं रिजल्ट रख दूं। मानसी एक मिनट आपको रोकना होगा, रिजल्ट रख दूं। मारुति के रिजल्ट आ चुके, 445 करोड़ का घाटे का अनुमान था, उसके मुकाबले में 249 करोड़ का घाटा आया है, तो घाटा उम्मीद से कम आता हुआ दिखा है। ये है आपके लिए रिजल्ट का पहला आंकड़ा। बाकी आंकड़े आपके सामने रखेंगे और कुणाल जी वार्म अप करते हुए आपको नजर आ जाएंगे मारुति के चार्ट्स के साथ। उन्हें पता है कि जैसे रिजल्ट आए कुणाल जी का काम शुरू हो जाता है और उस दौरान बंसल जी उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपनी पिक्स के लिए। लेकिन मारुति का घाटा 250 करोड़, अनुमान था 445 करोड़, तो पहला आंकड़ा जो घाटे का आया है वो अनुमान से कम नुकसान किया है मारुति ने। नुकसान तो किया है लेकिन अनुमान से कम होता हुआ दिखा है। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जल्दी से बता दें एक बार कुणाल जी, और अगर ट्रेड है तो वो भी बता दें, बाकी डिटेल्स में थोड़ी देर में रखता हूँ। अनिल देखिए 6158 ये मैं फ्यूचर्स के स्तर बता रहा हूँ। 6158 पर एक सपोर्ट मुझे चार्ट पर नजर आता है। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई खास परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि आज का जो भी फॉल देख रहे हैं केवल करेक्शन है। 6158 के ऊपर अगर टिका हुआ है तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, और ऊपर मुझे लगता है कि जैसे 6240 पार करेगा वापस से खरीदारी का मौका बनेगा, तो 6240 के ऊपर नई खरीद करनी है। तो दो लेवल्स हैं, 6158 नीचे और 6240 ऊपर की तरफ। मैं राउंड फिगर में कर रहा हूँ 6150, 6240, ये 90 पॉइंट की रेंज है। 6150 के नीचे खराब होगा, 6240 के ऊपर और मजबूत हो जाएगा। ये है आपके लिए इस वक्त 1435 करोड़ के मुनाफे से 250 करोड़ का घाटा आया है। हालांकि घाटा हमारे अनुमान से कम आया है, 450 करोड़ के घाटे का अनुमान था, उसके सामने घाटा आया है कम। हाँ मानसी, आप अपनी बाकी इवेंट्स बताएं, पूरी करें। मारुति के रिजल्ट आपके बोलते बोलते ही आ गए। जी अनिल जी, बाकी के इवेंट्स कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 4 बजे होने वाली है, इस पर अब फोकस है। इसके अलावा टीवीएस मोटर की एजीएम होने वाली है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स में 5 राफेल विमान शामिल होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग होने के बाद वायुसेना में शिरकत करेंगे। इसके अलावा एफओएमसी बैठक 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है, आज फैसला आ जाएगा। साथ ही माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। आज ही के दिन यूएस की 4 दिग्गज आईटी कंपनीज की एंटी ट्रस्ट मामले पर सुनवाई होगी, तो इससे जुड़ी डिटेल्स भी हम आपको देते रहेंगे। कल जुलाई सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। एनसीसी, जस्ट डायल वायदा कारोबार से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा एजीएम है एचडीएफसी लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज, पिरामल एंटरप्राइजेस, टाटा पावर और साथ ही बीएससी लिमिटेड की। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस राइट इशू बंद होने जा रहा है कल। इंटरग्लोब एविएशन की एक बोर्ड बैठक होगी। साथ ही यूएस Q2 जीडीपी डेटा कल आने वाले हैं। और इसके अलावा नतीजों के लिहाज से निफ्टी में एचडीएफसी और रिलायंस के नंबर्स, वायदा बाजार में टोरेंट फार्मा, डाबर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, पिरामल एंटरप्राइजेस, एसआरएफ के नंबर्स पर फोकस रहेगा। क्विकली 31 जुलाई निफ्टी 50 में बदलाव इस दिन से होने जा रहे हैं। वेदांता की जगह एचडीएफसी लाइफ शामिल हो जाएगा। डीलिस्टिंग की वजह से वेदांता जो है वो बाहर होने जा रहा है। इसके अलावा अनलॉक 2.0 31 जुलाई को खत्म होगा और अगले दिन यानी कि पहले अगस्त से अनलॉक 3 का आगाज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में BS4 इन्वेंट्री मामले पर सुनवाई होने जा रही है 31 जुलाई के दिन। बीपीसीएल में हिस्सा खरीद के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख होगी और अंत में निफ्टी स्पेस में आईओसी के नंबर्स, एसबीआई, सन फार्मा, यूपीएल, टाटा मोटर्स के नंबर्स और वायदा बाजार में टाटा केमिकल्स और जस्ट डायल के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ओके, तो ये है ढेर सारे इवेंट्स, ढेर सारे ट्रिगर्स जिस पर रखनी है नजर। और अब रखते हैं नजर उस स्प्रेड पर जो देने वाले हैं आशु सर, बिगुल, और उसके बाद हम आपको बताएंगे अब तक के खबरों वाले शेयर। तो आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान।
और आशु जी से मैं सवाल पूछूं उससे पहले 1 मिनट आशु जी आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि बिगुल भले ही आपके नाम का बजाओ, लेकिन एक बार मुझे जल्दी से पहले कुणाल जी के पास जाना है। कुणाल जी, 6158 का लेवल मारुति ने तोड़ा है 6144-45 के आसपास। अब नए लेवल दीजिए, और क्या शॉर्ट बनता है या शॉर्ट नहीं करना है, क्या राय क्या है आपकी, ये भी बता दीजिए। अब अनिल जी देखिए, इंट्राडे में जरूर कमजोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल था 6158 का वो अभी टूटता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल डिसाइसिवली वो लेवल टूटा है। जो अगला सपोर्ट है वो 6080 6080 इंट्राडे लेवल्स हैं। 6080 का अगला सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी और गिरावट बन सकती है, लेकिन यहाँ मेरी ट्रेडिंग की राय नहीं है। बहुत ही सीमित दायरे में स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो 6080 के लेवल्स इंट्राडे में देखना संभव है। स्टॉक में गिरावट मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए गहराएगी। ओके, ये है आपके लिए आए। अब आशु सर से लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। आशु सर बताएं सर। अनिल जी, थोड़ा सा ये बाजार ने गड़बड़ कर दिया। अनिल जी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक सुबह मैसेज किया था, और आज आपकी स्पेशल कमेंट्री पे जो आपने एक चीज़ एक्सेप्ट की थी कि कल शाम को थोड़ा सा भावनाओं में बह गए थे आप भी, और उसको मैंने जब आपने सुबह एक्सेप्ट किया था, मैंने उसको वो अप्रिशिएट किया था। अनिल जी, मैं कल से शाम से देख रहा था, सुबह भी ये सब लोग 11400 की कर रहे हैं। जो मेरा और हमारा, मैं कह सकता हूँ, मतलब अपने रिसर्च का भी, जो हमारा एक्सपायरी व्यू है अनिल जी, वो 11200 और 250 के बीच का था। और इंसिडेंटली अनिल जी, वाइल वी आर टॉकिंग, पिछले आधे घंटे के अंदर जिस तरह से मार्केट फॉल आया है, वो 200 और 250 के बीच में आ गया है। अनिल जी, एक और चीज़ थोड़ा सा पिछले दिनों की उस पर जाऊँगा कि मैं अभी भी, मेरा मानना है अनिल जी, ये 200 300 400 ये जो भाग पकड़ ये सब हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है अनिल जी। जो ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, वो जो ब्रॉडर मार्केट में अनिल जी, वो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नजर आ रहा है, ना कि कोई बहुत बड़ी मूव नजर आ रही है। सो अनिल जी, मेरा जो व्यू था 11200 250 निफ्टी का था, उसके लिए अनिल जी हमने 2 घंटे पहले स्प्रेड बनाए थे, लेकिन वो अभी जो 15 मिनट के अंदर है वो काफी हिल गए हैं। लेकिन मैं फिर भी दूंगा अनिल जी के उस व्यू को प्ले करने के लिए कैसे, पहले तो 2 स्प्रेड थे अनिल जी, बुल स्प्रेड भी था, बियर स्प्रेड भी था, लेकिन बियर स्प्रेड ऑलरेडी फ्रूटफुल हो चुका है, क्योंकि 11300 की पुट ली थी, और वो अनिल जी 55 56 60 वाली पुट वो 100 रुपये हो चुकी है, और जो दूसरी बेची थी वो इतनी नहीं बढ़ी है, तो मैं अभी उसको विड्रॉ करूंगा, मतलब जो देना था। लेकिन मैं कॉल का स्प्रेड देता हूँ अनिल जी, 11200 की एक कॉल लेनी है, 11300 की 2 कॉल बेचनी है। ये अनिल जी स्प्रेड बनेगा 10 रुपये कॉस्ट में, और 11200 से 11400 का ये आपको रेंज मिलता है। तो अभी अनिल जी मैं दोनों साइड देना चाहता था, ये वन साइड दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया है। और व्यू यही है अनिल जी कि अपना मानना है कि 11200 250 का निफ्टी होगा। अनिल जी, नीचे का निफ्टी जरूर बिका हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन का डेटा है ना, जो कंफर्ट अप पुट बेचने में आ रहा है, और जो ऊपर का जो भाग पकड़ ये चल रही है अनिल जी, अब ये टाइम ऐसा आ गया, मैं फिर मतलब रेपिटेटिव हो रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग भी होगा, पिछले 3 बार से मैं बोल रहा हूँ मार्केट वही है, कहीं नहीं गई है, लेकिन अनिल जी आपका भी कुछ नहीं गया। अगर किसी ने नहीं लिया होगा तो कुछ गया नहीं होगा। दूसरी चीज अनिल जी, एक पेयर ट्रेड है जो कल के लिए शॉर्ट करना है, कल के लिए अनिल जी डीएलएफ शॉर्ट करना है। थोड़ा नीचे आ गया, 141 में करना था, 140 आ गया है, बट फिर भी कर सकते हैं सिर्फ कल के लिए। और इसके अगेंस्ट अनिल जी एलएनटी को लॉन्ग करना है। डीएलएफ का स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपए का है, 141 में शॉर्ट करना था तो 1 रुपए के स्टॉप लॉस से दिया था अनिल जी, लेकिन 140 पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, और नीचे के लिए ओपन है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2 रुपए का। और एलएनटी का भाव है अनिल जी 930 रुपए, इसको थोड़ा सा पोजिशनल लॉन्ग रखना है। अगर ये 900 के नीचे ब्रेक हुआ, ये बहुत मल्टीपल बॉटम्स बन रहे हैं 900 के ऊपर, लेकिन 900 ब्रेक नहीं कर रहा, तो 900 के नीचे अगर जब तक ये ब्रेक नहीं करता स्टॉप लॉस नहीं करना। और ऊपर में अनिल जी 50-70 हज़ार रुपए का भी टारगेट एलएनटी में मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी ये एक पेयर ट्रेड है, ये रखना चाहिए। और जो निफ्टी का और मार्केट का व्यू है मैंने आपने दे दिया, अगर कोई सवाल हो तो प्लीज। बिल्कुल, सवाल तो मेरे ढेर सारे हैं। सबसे बढ़िया सवाल से पहले एक चीज़ की तारीफ करना चाहता हूँ, डीएलएफ में बहुत ये कन्विक्शन आशु जी कहाँ से लाते हैं, सिर्फ 2 रुपए के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल है कि कोई भी सोचेगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 रुपए की रिस्क तो आप लेंगे। डीएलएफ जैसे स्टॉक में 1% 1.25% की रिस्क, कोई रिस्क नहीं होती। एलएनटी 900 रुपये पर मल्टीपल सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस लगाकर आप पे ट्रेड कर सकते हैं। डीएलएफ शॉर्ट, एमटीएल लॉन्ग, चलो ये तो हो गई। अब जो निफ्टी पर आप बोल रहे हैं वो एक बार मुझे स्प्रेड जरा फिर से बताएं, पोजीशन क्या क्या बनानी है, कौन कौन सी बनानी है, वो एक बार जरा फिर से बोलें सर। और वो करंट सीरीज की बता रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल अनिल जी, कल की ये बिल्कुल कल की है। ये कल की अनिल जी हमने 2 घंटे पहले कॉल और पुट दोनों का बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड बनाया था। लेकिन चूंकि मार्केट अभी जो पिछला फॉल देखा अनिल जी, क्योंकि जब मार्केट ये 290 300 के अराउंड निफ्टी चल रहा था,
तो भी अपना व्यू था कि 200 और 250 के बीच में एक्सपायरी होगी, 400 की तरफ नहीं जा रही है। मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है अनिल जी, और मुझे पूरा राइट है गलत होने के लिए, और हमने बुल स्प्रेड और बीयर स्प्रेड दोनों बनाया था। उसका कारण भी बता देता हूँ अनिल जी। हमने जीरो कॉस्ट में 11,200-300 बनाया, जिसकी अब कॉस्ट है 12 रुपए, और अनिल जी 5 रुपए कॉस्ट में 11,300 11,200 का बियर स्प्रेड बनाया, जिसकी कॉस्ट अब हो गई है 15-20 रुपए। क्योंकि अनिल जी 200 से 250 इतना प्रिसाइज भाव की एक्सपायरी देना मन है, कन्विक्शन है, लेकिन जरूरी तो नहीं है मैं गलत हो जाऊंगा। लेकिन अगर स्प्रेड बनाएगा तो अनिल जी 11,300 हो जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, 11,350 भी होगा तो भी प्रॉफिट होगा, 11,400 हो जाएगा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अगर 400 के ऊपर गया तो अनिल जी 200-250 की एक्सपायरी सोच के अगर 400 से ऊपर गया तो हाँ मैं बिल्कुल गलत हूँ, फिर तो गलत होना ही है अनिल जी, उतना तो लॉस बनता ही है। हाँ अनिल जी गलती से एक चीज और ध्यान आई, कल एक पुट दिलवाई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 190 की 5 रुपए में, जिसका भाव 1 रुपए चल रहा है अनिल जी। मतलब माई अपॉलॉजीज के वो जो मुझे 5 रुपए नीचे दिखता था एसबीआई, ऑन द कॉन्ट्रेरी वो 3-4-5 ऊपर रिकवरी पे आ गया, तो वो कॉल फ्रूटफुल नहीं हुई है। तो मेरा सारे व्यूअर जिन्होंने कहा था उनसे मतलब उनसे कहना है कि वो कॉल जिस तरह से सोची थी हुई नहीं है, वो पुट वाली स्टेट बैंक की। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए आशु जी की तरफ से राय। निफ्टी का 11,200 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, 11,300 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए और ये बनाइए स्ट्रेटेजी आपके लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं अपनी टेक्नो फंडा पिक के साथ। बस उसके लिए हम जल्दी से पहुँच रहे हैं। उससे पहले जल्दी से एक बार देवांशी से ले लें उनके आज के खबरों वाले शेयर, और उसके तुरंत बाद हम कुणाल माफ़ कीजिएगा पूजा हमें बताएगी खबरों वाले शेयर, और पूजा से खबरों वाले शेयर लेने के बाद आपके लिए आ रही है एक बेहतरीन टेक्नो फंडा पिक कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। तो पहले पूजा बताइए खबरों वाले शेयर। जी नतीजों से पहले शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डी से। कुछ देर पहले नतीजे आए, नतीजे अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर थे, मुनाफा घटा है, लेकिन जितनी गिरावट की हम उम्मीद कर रहे थे उतनी गिरावट यहाँ पर नहीं हुई है और आय में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। कामकाजी मुनाफा 727 करोड़ से बढ़कर 1162 करोड़ का आया है और मार्जिन भी 18.9% से बढ़कर 26% के नंबर्स कंपनी ने आए। यूरोपियन कारोबार से काफी अच्छा योगदान इस बार देखा गया है। कोलगेट के भी नंबर्स आए थोड़ी देर पहले, यहाँ पर भी नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा बढ़ा है 169 करोड़ से बढ़कर 198 करोड़ के नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। आय 1085 करोड़ से घटी है, 1040 आई है, लेकिन यहाँ पर भी अगर मार्जिन की बात करेंगे तो बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और खबरों की बात करें तो आज L&T खबरों में था। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव जानकारी है ये। पंतनगर एयरपोर्ट के लिए जल्द बोलियां मंगाई जाएंगी जिसमें कि L&T शामिल है और L&T के साथ ही साथ GMR, GVK, अदानी ग्रुप, टाटा और शाहपुरजी पालुनजी भी इस रेस में शामिल हैं। तो L&T के लिए खबर। इसके अलावा BHEL यहाँ से इससे जुड़ी भी एक एक्सक्लूसिव खबर आई है। इसमें पावर सेक्टर रिफॉर्म में BHEL को बड़ा फायदा होने की बात की जा रही है और माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया के तर्ज पर कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। BHEL का बड़ी MNC के साथ समझौता करने का भी प्लान है। सन फार्मा, टैरो फार्मा कनाडा की कंपनी का अधिग्रहण करेगी और ये जो अधिग्रहण है ये 61 करोड़ में किया जाएगा। तो आज सन फार्मा से जुड़ी भी खबर थी। और 3M इंडिया, यहाँ से भी एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है कि रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग किट को सरकार से मंजूरी मिल सकती है। इसकी तरफ से काफी ज्यादा मांग भी आ रही है और फूड टेस्टिंग इंफ्रा की कमी वाले 10 राज्यों से काफी अच्छी डिमांड संभव है, जिसमें 3M प्रोडक्ट की फूड टेस्टिंग के लिए जोरदार डिमांड है। तो ये स्टॉक आज फोकस में था। और आखिर में बात करते हैं ब्लॉक डील की। माइंट्री में करीब 9.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 1055 रुपए प्रति शेयर पर। ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम खबरें जिन पर करना है आपको फोकस। आइए अब स्पेशल पिक का बिगुल, और वो है टेक्नो फंडा पिक जो आपके सामने रखेंगे कुणाल जी और राकेश जी। बताएं सर। अनिल जी देखिए, एक शेयर है जिस पर पहले मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी और स्टॉक उस तरह से चला नहीं जैसे कि उम्मीद हम लोग कर रहे थे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं भी ये चल क्यों नहीं रहा, कब चलेगा। तो अनिल जी अब उस स्टॉक के चलने की बारी आ गई है और वो स्टॉक है MRPL, जिसमें हमारी खरीदारी की राय है। टेक्नो फंडा ये स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स पर राकेश जी अभी
प्रकाश डालेंगे। चार्ट्स पर अनिल जी देखें तो एक विशेष पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, और इसका ब्रेकआउट अभी अभी इस चार्ट पर आता हुआ दिखा है। 2-4 दिन से हम स्टॉक को लगातार अपने रडार पर रखे हुए हैं और आज इसमें ब्रेकआउट हुआ है। MRPL है टेक्नो फंडा पिक। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, जैसे कुणाल जी ने बोला एक्सटेंडेड रिवर्सल पैटर्न है, तो 34 रुपीज के अराउंड एक बेस बनता नजर में आ रहा है और टेक्निकली स्टॉक 4850 तक की रैली दिखा सकता है। और अनिल जी थोड़ा सा फंडामेंटल पड़ा है इसके अंदर, तो पढ़ा तो अनिल जी इसको चेन्नई पेट्रो से कंपेयर करा है। चेन्नई पेट्रो के नतीजे आए, 272 करोड़ का मात्र प्रॉफिट आया था और उसको मार्केट ने थम्स अप दिया। उसकी सेल्स 75% डाउन थी और सिर्फ इन्वेंट्री गेन था। दूसरी तरफ MRPL को देखें तो यहां पर भी सिमिलर इन्वेंट्री गेन आएगा, बट यहां पर जो रिफाइनरी थी, इनकी रिफाइनरी 73% कैपेसिटी पे चली है। अप्रैल और मई में, जून में कैपेसिटी इंप्रूव हुई है, वेरे चेन्नई पेट्रो की जो कैपेसिटी थी 50% पे चली है। तो इन्वेंट्री गेन यहां पर भी आने की उम्मीद है और स्टॉक एक री-रेटिंग दिखा सकता है। 34 एक बड़ा बेस है, 34 के नीचे निकले तब निकलने की बात है। एल्स 48 से 50 रुपीज के टारगेट के लिए MRPL को बाय करना चाहिए। 4 तारीख को नतीजे हैं और रिजल्ट प्ले के लिए MRPL एक बेहतरीन कैंडिडेट लगता है। ओके, तो ये है टेक्नो फंडा पिक जहां पर आपके लिए है खरीदारी करने के लिए। MRPL में चार्ट्स पर आता दिख रहा है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के जैसा ही एक्शन भी है भरपूर। आप देखिए लगातार खरीदारी के साथ स्टॉक 5% की मजबूती दिखाता हुआ यहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से इस वक्त आती हुई दिख रही है। इस स्टॉक को रखिएगा आप रडार पर। और दीपा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, डेटा फॉर्मेशन जो होता दिख रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है और वो देखकर सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। तो मैं 2:30 बजे की अपनी स्ट्रेटेजी के लिए अति उत्साहित हूँ। बस अब से कुछ ही मिनट्स में मेरी स्ट्रेटजी भी तैयार होगी। वो होने की तैयारी में तो कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बनकर आते हुए दिख रहे हैं आज मार्केट में, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो स्टॉक्स एक्शन में, उन पर एक बार हमारे एक्सपर्ट से राय ले ली जाए। माय गॉड, वागले साहब और जय का कमाल। डॉक्टर भागे जा रहा है वागले साहब। 4318 ये हाई बना दिया है। स्टॉप लॉस तो रिवाइज करवाइए कम से कम प्लीज। बिल्कुल अनिल जी, मैं इसी के लिए आपको मैसेज भेजने वाला था। स्टॉप लॉस अभी आप कॉस्ट पे कराइए, 4250 4255 ये सही रहेगा। 4330 40 में अगर मल्टीपल लॉट्स है तो आधी बुक करे और होल्ड करे स्टॉप लॉस विद कॉस्ट पे। और मुझे 4410 4420 दिखाई देता है जो कल आना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डीज अच्छे नतीजों के दम पर देखिए 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है और तेज़ी यहाँ पर संभव है। NIT टेक यहाँ पर नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे पर वहाँ पर भी बढ़िया तेज़ी आ रही है, 5.5% ऊपर। और वागले साहब ने दोनों स्टॉक्स पर आपको इस हफ्ते पिक्स दिए हैं, डॉक्टर रेड्डीज पर अभी थोड़ी देर पहले ही दी थी। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल देते हैं जहाँ पर फोकस करना चाहिए, नतीजे जहाँ पर आने वाले हैं। कुशल हमारे साथ तैयार हैं 2 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। कुशल, सबसे पहले तो बताइए भारती एयरटेल, यहाँ पर नतीजों के लिए क्या अनुमान लगाया जा रहा है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए भारतीय एयरटेल के नंबर्स जो है वो ऑलमोस्ट क्वार्टर आधार पर फ्लैट रहने का अनुमान है। इनफैक्ट इनकी रेवेन्यू जो है वो करीब 1.5% ही गिरती हुई नजर आएगी ओवरऑल, क्योंकि मई और जून में आय में काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। पर लॉकडाउन के दौरान जो है रिचार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, उसका इम्पैक्ट जो है हल्का सा आय पर नजर आता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी की मार्जिन 43% से बढ़कर 43.6% रह सकती है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा बदलाव नहीं है। पर यहाँ पर आपको देखना होगा कि इनका जो घाटा है वो सिग्निफिकेंटली कम होता हुआ नजर आएगा। 5200 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब केवल 340 करोड़ का घाटा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और कंपनी के जो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स, वहां पर भी 3-3.25% की गिरावट हम क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 149 के लेवल्स पर इनके आरपू आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए। एकदम एक छोटी सी रेंज में स्टॉक कन्फाइंड है, देखते हैं यहाँ से और एक्शन वहाँ पर बनता है कि नहीं, पर नतीजों पर नजर रहेगी। TVS मोटर्स के बारे में भी बताइए कुशल, यहाँ पर नतीजों के लिए क्या अनुमान लगाया जा रहा है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए 2 व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स कंपैरेटिवली जो है बेहतर साइड पर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें ओवरऑल नंबर्स तो डेफिनेटली कमजोर रहेंगे, बट रिलेटिवली बेटर ये रह सकती है। इनफैक्ट मुनाफा जो है इनका 142 करोड़ का था पिछले साल, इस बारी 156 करोड़ का घाटा कंपनी पोस्ट कर सकती है। और आय में जो गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो करीब 66% के, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम में 71% का फॉल होता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो भी नेगेटिव टेरिटरी में जाती हुई नजर आ सकती है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग
डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए जिस हिसाब से प्री बाइंग हो रही है और जिस हिसाब से एंट्री लेवल सेगमेंट में लोग ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं, उसका जो आगे के लिए क्या डिमांड आउटलुक है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के साइड से। ओके, नज़र रखिए जहाँ तक टीवीएस मोटर्स, भारती एयरटेल दोनों ही स्टॉक्स का सवाल है। टीवीएस मोटर्स में उतनी अच्छी रैली नहीं आई है जितनी आपने बाकी ऑटो स्टॉक्स में देखी है, स्पेशली जो टू व्हीलर स्टॉक्स हैं। और अब मारुति के कमज़ोर नतीजों के बाद थोड़े और कंसर्न्स बढ़ रहे हैं ऑटो सेक्टर के लिए। पर नज़र रहेगी वहाँ पर। आशु जी, भारती एयरटेल जो इसकी ट्रेडिंग रेंज है जिसके बारे में आपने भी पहले बात करी है, उसके टुवर्ड्स लोअर एंड पर है इस समय, तो क्या आप इस रेंज से बाउंस बैक हो गए या फिर जिस तरह से बाजार का एक्शन है थोड़ा और दबाव आपको बनते हुए दिखता है? जो दीपांशु, जो दबाव है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक्सपायरी की क्लोजिंग है और एक्सपायरी का जो बैंड है वो 55 से लेके 580-90। तो मेरा मानना है कि इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है कल तक, और ये रेंज वही है। दीपांशु, आपने मुझे अगर ये रिमाइंड कराया तो मैं इसका एक और स्प्रेड आपको अगस्त का भी बना के दे देता हूँ कि जो कि हमने जुलाई में बनाया था 560 और 600 का, वो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रहा है। अगर किसी को सेम स्प्रेड दोबारा बनाना है तो हमने अपने क्लाइंट्स को ये बना के स्प्रेड दिया, तो आप इसको फिर से बना सकते हैं। दीपांशु, जो 560 की कॉल अगस्त की चल रही है उसका भाव चल रहा है 30 रुपये 31 रुपये 560 की। आप एक ये लीजिए, और 600 रुपये की जो भाव चल रहा है वो 15.5-16 चल रहा है, आप ये दो बेच दीजिए। तो दीपांशु, जो स्प्रेड हमने जुलाई में बनाया था 560, 600, 2.5 रुपये पे, जिसमें आज पैसे आ रहे हैं, वही स्प्रेड 560, 600 1:2 आप अगस्त का बना दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, 1 रुपये आपको मिल ही रहा है। 640 तक सेफ है, आप बैठ जाइए। इसका फ्लिप साइड बताता हूँ, नेगेटिव साइड क्या रहता है। इसका नेगेटिव साइड दीपांशु ये रहता है कि जब ये 550-60 से मूव करता है और 580 की तरफ जाता है, तब हमारी 560 वाली तो बढ़ती है लेकिन 600 वाली भी बढ़ जाती है उस वक्त। तो हम उस वक्त वो इनकैश नहीं कर पाते क्योंकि क्लोजर टू एक्सपायरी ये भाव अपने फेवर में आना चाहिए। इंसिडेंटली क्लोजर टू एक्सपायरी जितना प्रॉफिट अगर आज 580-90 होता तो दीपांशु इसका भाव 30 रुपये होता, 600 वाली ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी होती, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आता। तो इसलिए अगर भारतीय लवर जो है, जो कि मैं हूं और बार बार कहता हूं, मुझे 560-600 का ये बैंड बहुत अच्छा लगता है। नीचे में कोई लॉस है ही नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। ऊपर 640 तक सेफ हूँ। मेरा टारगेट 600-610 का है, जो कई बार टेक्निकल से भी निकल के आता है। अगर वहां पे जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो दीपांशु थोड़ा बोरिंग ट्रेड है। 1 ट्रेड इन ए मंथ होता है ये, दैट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि 4 बार आपको जॉबिंग नहीं करनी पड़ती, ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती, बट ट्रेड बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। 560 की एक भारतीय की कॉल लीजिए, 600 की 2 बेचिए, कॉस्ट जीरो है, 1 रुपये आपको मिलेगा और आप सेफ है 640 तक। बिल्कुल, तो नज़र रखते हैं। अगस्त सीरीज परसों शुरू होने वाली है। आज मार्केट्स बंद होने के बाद नतीजे आएंगे, देखते हैं कि वहां से एक फ्लिप मिलता है कि नहीं भारती एयरटेल को ऊपर जाने के लिए। पर 2:30 बज रहे हैं, समय है अनिल जी की स्ट्रैटेजी का, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं। जो आपने रेंज की बात करी, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, एकदम वैसी हैं। इस समय 12 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी स्ट्रेंथ इस समय दिखा रहे हैं, लगभग आधे % ऊपर है। यूरोप के बाजार इस समय स्ट्रेंथ आपको दिखा रहे हैं सर। फ्रांस स्पेशली, यहाँ पर आप 1% की तेजी देख रहे हैं, हल्की सी बढ़त आ रही है जहाँ तक यूके के बाजार का सवाल है। एशिया आज मिले जुले रहा है। चीन और हांगकांग में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन था, बट बाकी के एशिया के बाजार दबाव में रहे। और अभी जो मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है उस पर क्या करना चाहिए सर? दीप, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए और अभी जो मैं आपको डेटा बताने जा रहा हूँ उसको बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा। और इस डेटा में एक बहुत बड़ा बदलाव मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे और आशु जी कुछ हद तक खुश होंगे, क्योंकि अब तक आपने लगातार, आपने आज सुबह भी आपने ये बात की कि जितनी बार ये हुआ हमने ये कहा कि कहीं कोई निफ्टी में कमजोरी के संकेत नहीं है, कहीं कुछ नहीं, डेटा बहुत मजबूत है, सब कुछ है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि निफ्टी में कमजोरी के संकेत नहीं, लेकिन डेटा में पहली बार सावधानी का संकेत आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो भी निफ्टी के डेटा में सावधानी का संकेत आया है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बन रहा है। मैं ये कहूँगा कि अब तक जो है ना डेटा सारे के सारे कंप्लीटली तेजी करने वालों के फेवर में थे, बिल्कुल वन साइडेड निफ्टी के। इसीलिए हम लगातार कॉन्फिडेंस से बोले थे कि भले बैंक निफ्टी 1000 गिर जाए, 1200 गिर जाए, 1300 गिर जाए, कुछ नहीं होता। और 11100 के नीचे आपको क्लोजिंग भी नहीं मिली निफ्टी में, राइट। बस क्लोजिंग 11130 की थी। अब जो डेटा बन रहा है, आज का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, और आज का डेटा आपको एक तरफ इशारा कर रहा है, और वो ये
कि ऊपर बढ़ने में निफ्टी को पसीना आएगा और हो सकता है ये निफ्टी की जो अपसाइड है वो कल एक्सपायरी तक के लिए हो और उसके बाद आपको फ्रेश सोचना पड़ेगा कि मुझे अगस्त सीरीज में क्या करना है। क्यों? देखो, गौर से सुनिएगा, इस वक्त लॉन्ग और शॉर्ट बराबर बैठे हैं, दोनों ट्रेडर्स बराबर रिस्क पे हैं। तो या तो आपको निफ्टी पर बड़ा मूव चाहिए ताकि किसी एक तरफ के ट्रेडर्स फंसे। कैसे? 11,200 का आप मानिए बेंचमार्क बीच में, ठीक है। 11,200 तक आपके पास जो पोजीशन बनी हुई है पुट्स में, पुट वाले जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पुट बेचे हुए हैं वो रिस्क पर कब जाते हैं? अगर 11,200 के नीचे ट्रेड करना निफ्टी शुरू करे। अभी 11,225 पर है। अगर 11,200 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो 11,250, 11,300 ये जो ट्रेडर्स हैं जिन लोगों ने पुट बेच रखे हैं ऊपर के प्राइस के, ये आएंगे रिस्क में और ये हैं करीबन 52 लाख शेयर। यानी कि आप 11,250 के नीचे, 11,300 के नीचे, और आज के सेशन में 16 लाख शेयर 11,300 के पुट पर और जुड़े हैं। तो जैसे ही आप 11,250 के नीचे हैं, आपके 52 लाख शेयर ऑलरेडी रिस्क पर आ चुके हैं। और अगर भगवान न करे 11,200 आज टूट जाता है, 11,200 के नीचे बंद होने की कोशिश होती है, तो और 41 लाख शेयर जोड़ लीजिए, यानी कि 93 लाख शेयर ऐसे होंगे पुट राइटर्स जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है, वो रिस्क पर आ जाएंगे अगर 11,200 टूटता है। तो अगर 11,200 टूटता है तो मार्केट मंदी वालों के पक्ष में आ जाएगा। अगर 11,200 नहीं टूटता है तो मार्केट 52 लाख शेयर जो रिस्क पे हैं लेकिन फिर भी बैलेंस है। क्यों है? अब वो देखिए, 11,000 से लेके 11,200 तक 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, ये रिस्क पर हैं। तो जितने ऊपर पुट राइटर्स रिस्क पे हैं उतने ही कॉल राइटर्स भी रिस्क पे हैं और वो हैं 55 लाख शेयर। इसलिए इस वक्त मामला बैलेंस का है, दोनों तरफ 50-55 लाख शेयर रिस्क पर हैं और ये दोनों ही इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि 11,200 होल्ड होता है नहीं। अगर 11,200 होल्ड होता है तो तेजी करने वाले हावी हैं, हावी होते रहेंगे। 11,200 होल्ड नहीं होता है तो मंदी करने वाले पहली बार इस सीरीज में हावी होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसका एक बड़ा कारण है, आज के सेशन में आपने अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल छुआ है 11,341 कुछ था ना, 11,346। उसके बाद से आप नीचे आए करीबन 150 पॉइंट, ठीक है। 11,300 के कॉल्स पे आज 34 लाख शेयरों की राइटिंग हुई है, 65 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि आज हाई बनाने के बाद जिस तरह से दबाकर कॉल राइटिंग हुई है, तो कोई न कोई ये देख रहा है कि 11,300 के ऊपर हमें एक्सपायरी नहीं होने देनी है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। तो अब बचे हुए समय के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये 11,200 के लेवल पर नजर रखनी है। 11,200 टूटने के बाद आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी है। मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। 11,200 अगर टूटता है तो 93 लाख शेयर पुट राइटर्स जो हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है वो रिस्क पर आएंगे और वो अपनी शॉर्ट तेजी की पोजीशन कम करेंगे, जिससे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। जहां हम एक शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, जहां से जिस लेवल से शॉर्ट कवरिंग होती है वही एक लेवल लॉन्ग अनवाइंडिंग का नीचे का भी होता है, जिसके नीचे तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए बेताब होते हैं और वो लेवल 11,200 है। फर्ज करें 11,200 नहीं होता है, नहीं टूटता है जो अभी तक सपोर्ट के तौर पर, तो क्या हम 11,300 पार कर सकते हैं? सवाल है ना। तो 11,300 अगर पार करेंगे तो बड़ी तेजी बनेगी, 11,200 पार करेंगे तो मंदी बढ़ेगी, या यूं कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी, वो ज़्यादा सही शब्द होगा। तो 11,200 11,300 आपके लिए रेंज हो गई, तो बेहतर ही होगा जितना 11,300 के आसपास, 11,275 11,300 के आसपास बाजार मिले वहाँ पर आप अपनी तेजी की पोजीशन हल्की करिए, 11,200 पर नज़र रखिए। 11,200 गया तो आपके लिए मुश्किल होगी, ये डेटा में दिख रहा है। तो पहली बार डेटा बैलेंस हुए तेजी करने वालों से, तेजी और मंदी करने वाले। अब ये दोनों के आपस की टक्कर का मामला है। अभी तक तेजी करने वाले पैसे बनाकर बैठे हैं, ताकत है, वो चाहें तो 11,200 को डिफेंड करके वापस एक बार 11,300 को ले जाकर पार कर सकते हैं। अगर उन्होंने कर दिया तो फिर वो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग कराएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें 11,300 पार करना है, मंदी होनी तो 11,200 तोड़ना है। पहली बार बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बनकर आए, मेक और ब्रेक वाले डेटा हैं, और इन डेटा के दम पर एक चीज कह सकता हूं दीप, कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। कल का सेशन बहुत ज़बरदस्त होगा, ये डेटा अभी से संकेत दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो कल के सेशन में जो भारी उतार चढ़ाव हो सकता है उसके संकेत मुझे अभी से डेटा में आते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक रिलायंस पे नज़र रखिए, 3.5% कमज़ोर है। बाकी समझदार आप स्वयं हैं कि डेटा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सावधानी रखिएगा।
ये निफ्टी पर डेटा पूरा एनालिसिस। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 22,000 पर नजर रखिए। जब तक 22,000 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, चिंता की बात नहीं। बैंक निफ्टी में आज अच्छी बात है कि डिलीवरी बेस्ड खरीदारी हो रही है, इसलिए बैंक निफ्टी की ताकत है। बैंक निफ्टी पे 22,000 के लेवल पर 10 लाख शेयर पुट में खड़े हैं, वो सपोर्ट का काम करेगा, वो आसानी से टूटेगा नहीं। तो बैंक निफ्टी 22,500 लेवल है, 22,000 के नीचे गए तो ही तकलीफ है, अदरवाइज दिक्कत की बात नहीं। बैंक निफ्टी के डेटा अभी भी खराब नहीं हुए, अभी भी उल्टा तेजी करने वालों के फेवर में ही है, लेकिन निफ्टी के डेटा पहली बार थोड़े सावधानी के या कमजोरी के संकेत मुझे दे रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। तो अभी नई पोजीशन बनाने के बाद बजाय सिर्फ 22,100 पर नजर रखिए और कुछ मत करिए, बस सिंपल चीज है। 22,200 माफ कीजिएगा, 22,200 पर नजर रखिए। ओके अनिल जी बिल्कुल। तो अनिल 22 जी आशु सर, जी सर बोलिए। अनिल जी मैं आपने कहा कि मैं खुश हो जाऊंगा। अनिल जी मैं खुश नहीं हुआ, ऑन द कॉन्ट्री मैं बोलूंगा कि आपने जो डेटा इंटरप्रिटेशन किया है बहुत बढ़िया किया है। और आज अनिल जी, आज पहली बार देखिए मैंने आज सुबह आपकी कमेंट्री पे आपको मैसेज किया था, और अनिल जी प्रिसाइजली इसलिए किया था, मैं तो कुछ और भी कहना चाहता था कि आपने सुबह कहा था कि 90 लाख ये तो कॉल्स बिकी हुई हैं, ये दिक्कत में आ जाएंगे। तो मैं अनिल जी आज भी सोचा था कि आप गरीब कॉल बेचने वाले के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जो फुट बेचने वाले हैं वो भी तो कभी दिक्कत में आएंगे और जरूर आएंगे, और यही लिख के मैंने भेजा था अनिल जी आपको। तो अनिल जी जो आपने अब ये डेटा निकाला है बिल्कुल राइट है। और मैं अनिल जी देखिए, आपने कहा पूत के पालने में होते हैं, अब पालना तो अनिल जी मतलब मुझे थोड़ा सा वो, मैं कोशिश करता हूँ कि वो जल्दी से कोशिश करूँ देखने के लिए, इसलिए पिछले 3-4 दिन से अनिल जी आई एम नॉट गेटिंग कैरिड अवे विद दिस लास्ट मूव। एंड एक्चुअली मैं बता रहा हूँ अनिल जी, कल तो मतलब कल शाम को जब जिस तरह से इतना लाव और 11,400 की तरफ भाग गया, ये हो गया था, तो मुझे उसी कल इतनी टेम्पटेशन हो रही थी, आई वांटेड टू बी विद यू। और आज आपने जो डेटा इंटरप्रिटेशन किया अनिल जी, वो बहुत ही बढ़िया की है। ऊपर का घर अनिल जी पैक्ड है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे का घर अनिल जी खुलता जा रहा है, इसलिए ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है। ऑल सेड एंड डन अनिल जी 11, 200, 300, 400 लेने वाले भाव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और एक चीज और, रिलायंस कब तक संभालेगा, टीसीएस कब तक संभालेगा, ये बिल्कुल जो आपने कहा ये समझने वाली बात है। नहीं ठीक बात है। और मैं वैसे एक चीज़ और कह दूं कि मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं बेरिश नहीं हुआ हूं, क्योंकि अभी भी अहम लेवल निफ्टी ने तोड़ा नहीं है। डेटा फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है कि मुझे सावधानी रखनी, बात इतनी सी है, सिर्फ डेटा फॉर्मेशन के दम पर मुझे सावधानी रखनी है, ये मुझे संकेत आ रहे हैं। तो ये सावधानी का संकेत आता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए धीरे धीरे 11,200 के लेवल को तोड़ने की तैयारी है। आइए बड़ी और एक्सक्लूसिव की खबर की तरफ करते हैं फोकस, और वो आ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल की तरफ से। और इस खबर पर फोकस करिएगा, और वो बस कुछ ही सेकंड्स में हम वो खबर आपके सामने रखेंगे। ये और उसके बाद 2:45 पर आपके लिए आएंगे नितिन मुरारका, और नितिन जी का भी नया नामकरण हो चुका है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका आपके साथ जुड़ेंगे भी, ये भी आप तैयारी रखिएगा। जी दीप। बिल्कुल, तो बेहतरीन एक्शन आने की तैयारी में है। तब तक जय ठक्कर के पास एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, तो जय के लिए बिगुल बजाते हैं। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया इनफैक्ट अनिल जी ने एक विश्लेषण दिया निफ्टी पे। इनफैक्ट मैं सहमत हूँ। इनफैक्ट कल सारे ही लेवल्स पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया था निफ्टी, चाहे वो बुल कॉल स्प्रेड हो या ऑप्शन हो, शायद मैंने को दिया था, आप नहीं थे दोपहर को। सो वो सारे टारगेट्स अचीव हो गए थे हमारे। आज मुझे जो एक सेक्टर, मैंने ऑलरेडी डॉक्टर रेड्डी पे तो कॉल दिया है, मुझे अभी लुपिन पे कॉल देना है, उसके बाद में कारण मैं बाद में देता हूँ आपको। मुझे लुपिन का 870 का कॉल ऑप्शन खरीदने जैसा लग रहा है दीपांशु, अगस्त सीरीज का। अभी लुपिन चल रहा है करीब 858 के आसपास। अगस्त का अगर आप 870 का कॉल ऑप्शन देखें तो करीब अभी रेंज में मिल रहा है 33 से 35। ये 33 से 35 की रेंज में आप लुपिन का 870 का अगस्त वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए। इसमें हमें स्टॉप लॉस नीचे में रखना है 28 रुपये 40 पैसे का। मैं कहूँगा 28.40 स्टॉप लॉस रखेंगे। इसका पहला टारगेट बनकर आ रहा है 49.50, सेकंड टारगेट आ रहा है 55 का, 50 एंड 55। ये दो टारगेट्स के लिए हमें 870 का अगस्त का कॉल ऑप्शन खरीदना है। नीचे में स्टॉप लॉस हम रखेंगे 28-40 का। ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है दीप, जो परफॉर्म यहाँ से कर सकता है ऊपर की तरफ। एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ ये सेक्टर चला था, इसके कारण काफी सारे स्टॉक्स भी चल रहे थे। मैं कहूँगा कि इसका जो मोमेंटम है लगभग अप्रैल एंड के मई से मैं कहूँगा कि एक सेल मोड में था, और फार्मा स्टॉक्स जिसमें पार्टिसिपेट किया ग्लेनमार्क ने, बायोकॉन ने, डिवीज लैब ने, काफी सारे
जो चले और ये स्टॉक्स इंडेक्स को भी ऊपर लेके गए, बट कुछ ऐसे स्टॉक्स है जैसे सन फार्मा है जो चला नहीं कुछ खास, डॉक्टर रेड्डी ये साइडवेज हो चुका था, ये सारे स्टॉक्स साइडवेज होने के कारण जिसका वेटेज ज्यादा है, डॉक्टर रेड्डी बोले आप, सन फार्मा बोले, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी वेटेज है, इनफैक्ट मैं कहूँगा कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में भी वेटेज है, ये सारे में ही हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिला, एक क्लियर नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने मिला। हुआ ये कि प्राइस नहीं गिरा इंडेक्स का, मोमेंटम गिर चुका है और मोमेंटम अब रिवर्स हो चुका है, इसे हम कहते हैं रिवर्स डाइवर्जेंस। तो ये रिवर्स डाइवर्जेंस मुझे निफ्टी फार्मा इंडेक्स में देखने मिल रहा है, जिसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सेक्टोरल रोटेशन यहाँ से हो सकता है। जो अनिल जी कह रहे हैं, आशु जी भी इनफैक्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए, समथिंग माइट हैपन हियर, सो कि ऐसा हो सकता है कि हाई बीटा स्टॉक्स में से पैसा निकल कर ये सेक्टोरल रोटेशन, सेक्टोरल चर्न हमें देखने मिल सकता है और फार्मा में जा सकता है फिर से, जो एक फार्मा में इंडेक्स में मोमेंटम एक साइडवेज हो चुका था वो फिर से कम कर सकता है, ये रिवर्स डाइवर्जेंस होने के पूरे चांसेस है। इसलिए डॉक्टर रेड्डीज के बाद अब फिर से मैंने लुपिन में कॉल ऑप्शन बाय रेकमेंड किया है। ओके, तो ये है आपके लिए ऑप्शंस खरीदे, लुपिन का 870 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 35 रुपए में, और यहाँ पर 28 रुपये 40 पैसे का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस, और टारगेट 50 से 55 रुपए के जय की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। आइए अब फोकस करते हैं आज की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर, लेकर आ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल, और ये खबर बेहद इम्पोर्टेंट है। डाइवेस्टमेंट को लेकर, विनिवेश को लेकर कुछ बड़े और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस स्टॉक को लेकर हो रहे हैं, स्वाति बताइए। बिल्कुल, ये बेहद इंपॉर्टेंट खबर है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, जैसा आपने कहा, और सूत्र अब हमें बता रहे हैं कि आप याद करें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया थी, वहां सरकार थोड़ा पुनर्विचार कर रही है। क्या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डाइवेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस पर एक सवाल उठ रहा है, और हो सकता है सरकार यहाँ एक यू टर्न ले ले, हो सकता है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डाइवेस्ट ना हो। और ये बहुत बड़ी बात है अनिल जी, क्योंकि शिपिंग कॉरपोरेशन को अगर आप देखिए तो उसके ऑलरेडी उसकी प्रक्रिया विनिवेश की चालू हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि उसमें लीगल एडवाइजर, ट्रांजैक्शन एडवाइजर, एसेट वैल्यूअर सब अपॉइंट हो चुके हैं फरवरी में, बट एक यू टर्न आ सकता है। सवाल ये है ये यू टर्न क्यों आएगा, और यही अहम खबर हम लेकर आ रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त सरकार की जो स्ट्रेटेजिक पीएसयू पॉलिसी, जिसकी अनाउंसमेंट आपने सुना था सीतारमन जी ने की थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी, इस पर काम हो रहा है, अगस्त में वो आने वाली है। उसमें सरकार की सोच ये है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो स्ट्रेटेजिक हैं, उनमें सरकार की या सरकारी कंपनी एक मिनिमम या मैक्सिमम 4 कंपनीज होनी चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें, शिपिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सरकार की प्रेजेंस थ्रू शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही है, तो यहाँ एक ही कंपनी है, और एक ही कंपनी होने की वजह से क्या इसको डाइवेस्ट करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, और इसीलिए ये हो सकता है कि सरकार इस पर आगे ना बढ़े। मैं आपको ये बता दूं, इस पे अभी विचार विमर्श चल रहा है, कंसल्टेशंस ली जा रही हैं मिनिस्ट्रीज की, स्टेक होल्डर्स की, कमेंट्स मंगाए जा रहे हैं, और ये फाइनल कमेंट्स जो है पीएमओ में जाएंगे, और एक पीएमओ फाइनल डिसीजन लेगी कि शिपिंग सेक्टर में क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ही कंपनी है जैसा मैंने बोला, और इसमें बहुत प्रॉमिसिंग इसके रिवॉर्ड एंड रिटर्न हो सकते हैं, तो क्या इसको डाइवेस्ट करना चाहिए या नहीं। हो सकता है इसमें एक यू टर्न आप देखें तो यहाँ पर एक होल्ड किया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की डाइवेस्टमेंट प्रक्रिया। तो बिल्कुल डाइवेस्टमेंट प्रोसेस पर यहाँ पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, जिसका माना जा रहा था कि इसके लिए दावेदार काफ़ी ज़्यादा आएंगे, अब ये अलग बात है कि वाकई में दावेदार कम हैं या फिर स्ट्रेटेजिकली एक कंपनी सरकार को हर सेक्टर में चाहिए ही, वो कारण है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन का डाइवेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ता है तो ये पूरे डाइवेस्टमेंट प्रोसेस के लिए बड़ा झटका धक्का है। इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। हम अभी भी आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी तक इस पर विचार हो रहा है। फाइनल फैसला पीएमओ लेगा कि क्या वाकई में शिपिंग कॉर्पोरेशन का डाइवेस्टमेंट कर देना चाहिए या फिर एक कंपनी सरकार की हर एक फील्ड में होनी चाहिए, जो कि पिछली बार पॉलिसी बनाई थी वित्त मंत्री जी ने, उसके मुताबिक इसको रखा जाए। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो फिर ये थोड़ा मुश्किल वाला मामला होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए। फिलहाल एक बार के लिए मामला अटकता हुआ पुनर्विचार केस है, रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद इस पर पीएमओ को द्वारा फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त। कैसे देखते हैं आशु जी इस खबर को, और क्या असर होना चाहिए शिपिंग कॉर्पोरेशन पर, और बाकी डाइवेस्टमेंट स्टॉक्स पर भी क्या इसका कोई असर पड़ेगा?
अनिल जी बिल्कुल पड़ेगा। बीपीसीएल भी देखिए अनिल जी इस एक्सपायरी में कितना ऊपर से नीचे आया हुआ है, और वो आज भी स्क्रीन दिखा रही थी 460 के आसपास भी मुझे लग रहा था कि अनिल जी कल की एक्सपायरी में बीपीसीएल भी 440 के आसपास आ सकता है, वो भी एक सेल कैंडिडेट है। और ये सारा अनिल जी स्पेस बिल्कुल जो दिखा रहा था ना, कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये न्यूज़ जो ये सेंटीमेंट था वो स्क्रीन पे दिख रहा था, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस न्यूज़ अनिल जी मतलब ये ओवरऑल थोड़ा जो डिफर होना है ये ठीक नहीं है। और ऐसे में अनिल जी क्योंकि इस वक्त ये स्टॉक चले हुए थे और ये पीएसयूज में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन था और तेजी की मार्केट में बाय थे, तो लोगों को लॉसेज हो सकते हैं अनिल जी, तो मुझे लगता है कि एक बार को निकल जाना चाहिए इनमें से। ये है आपके लिए इस बीच। हाँ, इस बीच मनापुरम के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। मनापुरम जनरल फाइनेंस, ये नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूं। 440 करोड़ का अनुमान था, 370 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा है। मुनाफा थोड़ा उम्मीद से कम आया है। कुणाल जी चार्ट से तैयार, बताइए जल्दी से। अरे जी देखिए, जिस तरह का ब्रेकडाउन यहाँ पर अभी इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है, मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 177 के आसपास। 178.45 का विभाव है, तो 177 के नीचे जैसे ही स्टॉक निकलेगा तो कमजोरी और गहराएगी। मेरी राय में नया सेल, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं तो 177 के नीचे एग्जिट करना चाहिए। ऊपर तेजी बनेगी 181 रुपये 50 पैसे के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा, तो 181 हाफ ऊपर और 177 नीचे, ये दो गोल पोस्ट हैं स्टॉक के लिए। ओके, तो ये आपके लिए राय है। आइए बसिन साहब है तैयार, और बसिन साहब के लिए बिगुल और लेते हैं उनकी बीटीएसटी पिक्स, और उसके बाद नितिन जी भी जुड़ने। नितिन जी भी तैयार हैं, तो पहले नितिन जी तैयार हैं तो नितिन जी से ही पहले, और आप सब लोगों से निवेदन है आप सब अपनी अपनी नजरें स्क्रीन पर जमा लें, टीवी स्क्रीन पर। और नितिन जी का आज से हम भव्य स्वागत करने जा रहे हैं, क्योंकि आज से हर रोज नितिन जी आपको 2:45 पर देंगे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी। तो स्वागत कीजिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। तो निफ्टी के डेटा एनालिसिस में सबसे बेहतरीन अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो है नितिन जी। बैंक निफ्टी के मामले में मैं काफ़ी हद तक विश्वेश जी को मानता हूँ। विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई देने के लिए तैयार हो रहे हैं, और बाकी हमारे स्टॉक्स के एक्सपर्ट्स तो हैं ही। तो एक चीज़ की जो थोड़ी सी कमी थी, तो वो कमी भी हमारी नितिन जी ने पूरी कर दी, और नितिन जी अब आपके लिए हर रोज़ एक्सक्लूसिव पिक्स देना शुरू करेंगे, एक्सक्लूसिव ऑप्शंस देना शुरू करेंगे। और एक अच्छी बात यह है, नितिन जी ज़्यादातर आपको प्लेन ऑप्शंस देंगे जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। देखो आशु जी के ऑप्शंस में ना आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है, पैसा भी बहुत लगाना पड़ता है। नितिन जी के ऑप्शन में नितिन जी आमतौर पर ऑप्शन खरीदारी की राय देंगे, सीधा सीधा खरीदने की राय देंगे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, सिंपल से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो ट्रेड करना चाहते हैं, छोटे छोटे कॉल्स पुट कॉल्स लेना चाहते हैं, उनके लिए नितिन जी आपके लिए हमेशा हर रोज देंगे। तो आइए नितिन जी का करते हैं स्वागत। नितिन जी स्वागत है। पहले बताइए सर, आज आप किस पर देंगे स्ट्रेटजी? निफ्टी पर? जी अनिल जी, निफ्टी की हम यहाँ पे 11,200 की कॉल ऑप्शन बाय अटेम्प्ट लेंगे, जिसका प्राइस अभी 46-47 चल रहा है। मार्केट ऊपर से करेक्शन हुई है, डेटा जरूर ऊपर में नेगेटिव हुआ है, बट जो 3-4 दिनों में जिस लेवल पे काफी बाइंग हुई थी, हम लोग उस लेवल पे आ चुके हैं और कल एक्सपायरी है, और ये मुझे 46, 47, 48 ऐसे मिल रही है, तो यहाँ पे लेना चाहिए। और खास बात ये है, मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस मंथ का 11,200 की कॉल का लो प्राइस है 22 रुपीज, पूरे महीने का लो प्राइस है 22 रुपीज, तो इसलिए मैं 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। यानी मेरे को 25 रुपए का केवल रिस्क है अगर यहाँ से नीचे जाती है तो, और अगर बाउंस मिलता है तो कम से कम 100 रुपए का टारगेट होगा, यानी डबल हो सकती है। तो 25 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ और डबल का टारगेट रख रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट पे हम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक बाउंस के साथ कल एक्सपायरी हो, तो यहाँ पे हम कॉल लेने की सलाह होगी 11,200 की। ओके, 11,200 का कॉल ऑप्शन खरीदें। नितिन जी एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से जल्दी से बता दें, किस भाव में एंट्री करनी है और क्या करना है वो जल्दी से बता दें। जी अनिल जी, स्टॉप लॉस है 20 रुपए का और इस मंथ का लो है 22 रुपए, इसलिए 20 रुपए स्टॉप लॉस रखा है, और टारगेट हम 100 रुपए रखेंगे। बाकी कल के ऊपर है किस तरीके से ओपनिंग होती है। करंट मार्केट रेट है जो 51 है। जब हम लोगों ने हेलो ओके जी 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 बोलिए जी अनिल जी, 51-52 है, इस रेट पे लेना चाहिए। 46-47 पे हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया था,
20 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा और 100 रुपया से लेके 110 रुपया टारगेट। यस ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी का 11,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने के। 11,150 डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज सुबह हमने भी जब निफ्टी का विश्लेषण किया तो 11,150 11,225 वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया भी है। तो एक कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर, या यूं कहें कि ट्रेंड के साथ वाला करेक्शन के बाद का कॉल नितिन जी का भी एकदम परफेक्ट है। आइए बसिन साहब का करते हैं स्वागत BTST कॉल्स के लिए। स्वागत है बसिन साहब आपका। बाजार थोड़े वोलेटाइल हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, बताएं सर अब BTST के तौर पर क्या नए कॉल्स हैं और अगर कोई अपडेट आप और देना चाहें तो। सर एक ही कॉल है, वो भी सेल कॉल है। ऑटोज में वीकनेस है। मदरसन सुमी बेचिए 93, 94, 95 का स्टॉप लॉस, 86.50 to 87 का टारगेट। एक मिनट सर, एक बार वापस से मुझे बोल दें, मैं लेवल्स लिखना रहेगी। 93.50 पे क्या भाव में शॉर्ट करना है सर? 93.50 पे बेचना है मदरसन सुमी। 95 का स्टॉप लॉस है, 86.50 to 87 का टारगेट। ओके 86.50 तक के टारगेट के लिए बेचना है मदरसन सुमी। 93 हाफ के आसपास बेचिए, 95 का स्टॉप लॉस है। ये है राय बसिन साहब की तरफ से। एक ही स्टॉक है सर शॉर्ट की साइड पर और लॉन्ग कुछ भी नहीं? एक ही है जी। परफेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात। बसिन साहब की राय मदरसन सुबह बेचने की तरफ आती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ये है स्टॉक आपके लिए एक्शन में। आइए विश्वेश जी हैं तैयार एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए, देखते हैं विश्वेश जी कोई इंटरेस्टिंग ऑप्शन निकाल कर लाते हैं। तैयारी है बिगुल के साथ विश्वेश के विशेष। जी विश्वेश जी स्वागत है आपका, बताएं सर। सर मेरा ऐसा मानना है कि देखिए मार्केट नीचे आया है बिकॉज 1.8587 पुट कॉल रेशियो था और अगर आप आज देखोगे तो ह्यूज कॉल राइटिंग है और 11,300 11,200 के पुट में थोड़ी अनवाइंडिंग है। रिलायंस मेजरली 4% डाउन है, उसकी वजह से मार्केट में अनवाइंडिंग है। लेकिन मेरा इनहेरेंट अभी भी ये मानना है कि 11,200 से बहुत दूर नहीं जाएंगे हम, एटलीस्ट फ्रॉम एन एक्सपायरी पर्सपेक्टिव। तो डिफिकल्ट है कि अगर आप ये लेवल पे एग्रेसिव शॉर्ट होना चाहते हैं तो मैं फिलहाल अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए 21 जुलाई के बाद में अगर आप एवरेज रेंज बनाओगे तो 11,150 के आसपास लेवल बनता है और 11,150 से हम बहुत क्लोज है। ऑन दी अदर हैंड मैं तो सेल करने की जगह बाय करने की सलाह दूंगा, लेकिन हम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले करेंगे। 11,200 का कॉल जो है वो करीबन 58 रुपीज के आसपास मिल रहने से, तो मेरे हिसाब से वो खरीदना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर में एटलीस्ट आज के दिन में नहीं तो भी कल के दिन में हम शायद वापस एक बार 11,280 की उड़ जा सकते हैं, क्योंकि रिलायंस की मार्च के बाद की सारी जो पुलबैक है, 2 डेज पुलबैक है, वो सारे खरीदे गए हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि रिलायंस का ये पुलबैक है वो भी बॉट होगा अंटिल इट प्रूवन अदरवाइज, तो वो तो आप बोल नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अभी जो हम इंफ्लुएंस ड्रॉप कर रहे थे 11,450 की ओर जाएगा, वो फिलहाल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार के लिए 11,200 से काफी दूर नहीं लगता है। तो स्ट्रेटेजी ये है मेरी ओर से, 11,200 का कॉल खरीदिए 55 रुपए के आसपास और उसके सामने 11,200 का कॉल खरीदिए, फिलहाल चल रहा है 55 रुपीज के आसपास, और उसके सामने 11,300 के 2 कॉल बेच दीजिए तो चल रहे 22 रुपए के आसपास। 55 में कॉल खरीदा और 22 में 2 बेचे तो 44 आपको मिल गए, तो 11 रुपए की लागत है सर। तो अगर व्यू गलत हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे चला गया तो 11 रुपए का ही लॉस है। ऑन दी अदर हैंड जो मेरा हाई कन्विक्शन है और मेरा मानना है कि मार्केट शायद एक बार 11,270-80 की ओर वापस स्केल कर सकता है, क्योंकि देखिए कल भी मार्केट यही लेवल से घुमा था और 11,220 से 200 की रेंज है, वो बहुत अच्छी रेंज है। रिलायंस 4% डाउन है, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट फिर से एक बार ऊपर जा सकता है। तो 1:2 स्प्रेड 11,200 11,300 एट अ डेबिट ऑफ 11 रुपीज मेरी ओर से सलाह होगी। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मंदी नहीं लग रही, और अगर इस स्ट्रेटेजी में मंदी हो भी जाती है तो मुझे नहीं लग रहा है बहुत जोर से मार्केट गिर लॉस होगा हमारा। तो 11,200 का कॉल खरीद के 11,300 के 2 बेच के 1:2 11 रुपए के खर्चे पे ये स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह है।
ओके, तो ये है आपके लिए राय। 11,200 का कॉल ऑप्शन खरीदें। नितिन जी के और विश्वेश जी के ऑप्शंस में एक ही फ़र्क है, दोनों कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं। फ़र्क इतना है कि विश्वेश जी सामने आपको 11,300 का 2 कॉल ऑप्शन बेचने की भी कह रहे हैं ताकि आपकी कॉस्ट हो जाए कम। विश्वेश जी, एक ही स्ट्रेटजी या और भी कुछ? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर में एक स्टॉक वो फ्यूचर में है, वो ट्रेड करने की सलाह दूंगा। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। देखिए, पूरी एक्सपायरी में अनिल जी, रिलायंस, मुथूट फाइनेंस, निफ्टी की 1000 पॉइंट की रैली हो गई है। मुथूट फाइनेंस की ऑलमोस्ट 400-500 रुपए की रैली हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप जून के लो से देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक 1000 रुपए वाला अभी 1300 रुपए चल रहा है। मुझे लग रहा है, मैंने ये देखा है पास में, जब स्टॉक इतने स्ट्रांग होते इनहेरेंट, वो एक डे के पुल बैक में नहीं खत्म हो जाता है। ट्रेंड डजंट एंड इन अ वन डे। इनफैक्ट वो वन डे के पुल बैक में खरीदा जाते हैं। तो मुथूट फाइनेंस 1345 के आसपास चल रहा है, 1345 के आसपास चल रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 1310 का। मुझे लग रहा है कि ये 1400-1420 की ओर जा रहा है। तो मुथूट फाइनेंस मुझे भी अभी भी स्ट्रांग लगता है। मुझे लगता है शॉर्ट्स आज भी हुए हैं सिस्टम में, लेकिन उनको कवर होना पड़ेगा। तो मुथूट फाइनेंस हाई कन्विक्शन ट्रेड है एक्सपायरी के लिहाज से। यहाँ पे आप खरीदिए। मुझे लगता है स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 20 रुपए का। उसके सामने कमाने के लिए 60 से 80 रुपए हैं। तो 20 के टारगेट लिए मुथूट, तो ये तो है ना, ये मुझे लगता है मुथूट, चोला, ये दक्षिण भारत की जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं, विश्वेश जी ये तो इंतज़ार ही करती हैं आपके इशारे का कि कब विश्वेश जी कॉल दे हम पर और हमें फिर पता चले कि हमें चढ़ना है या गिरना है। तो इस पर तो जो आपकी गहरी पकड़े, हा। और जो 1310 रुपये में आपने मुथूट खरीदने का कॉल दिया खराब बाजार में, मैं तो उसका कायल हो गया एकदम। जी आशु जी। अनिल जी, मैं ये कह रहा था कि ये आपने नोटिस किया कि जो बुल स्प्रेड 11,300 मैंने दिया था, आज वो नितिन जी ने भी वही दिया है और विश्वेश ने भी वही दिया है। लेकिन मेरा विश्वेश से अनिल जी कल की जरूर नाराजगी है, क्योंकि कल ये टीवी पे था और मैं इसके साथ नहीं था और ये बहक गया 11,400 में। अनिल जी, वो मेरी नाराजगी है बिल्कुल, और ऑन एयर बोल रहा हूँ विश्वेश को। ना इसमें नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। विश्वेश जी की बेहाफ पे मैं बोलता हूँ, कल विश्वेश जी का व्यू एकदम परफेक्ट था, नितिन जी का भी परफेक्ट था, हमारा भी परफेक्ट था। उसके बाद आप देखिए ना, आज के हाई देखिए, बैंक निफ्टी में कैश में 22,346 का है और फ्यूचर्स में 22,440 का है। तो विश्वेश जी टारगेट हासिल हुए ना, सॉरी आशु जी। अब मार्केट जरूरी थोड़ी कि भाई आपको एवरेज पे चढ़ना है, छूकर वापस आ जाए। घर तो वहाँ बंगलो थोड़ी बनाना है आपको, वहाँ पर वहां पे बंगलो थोड़ी बनाना है कि वहीं पे रहेंगे, एवरेज पे चढ़ गए, आ गए छूकर तिरंगा लहराया, नीचे उतर जाओ, अब पहुंच गए 400 और 350 में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर 11,250 पे 11,350 अगर कल के क्लोजिंग शो से आज के ओपनिंग शो में 75-100 पॉइंट मिल जाते तो बढ़िया है। नहीं, इतनी क्रेडिट दीजिए, आपका छोटा भाई है, उत्साह बढ़ेगा विश्वेश का। जी आशु जी। अच्छा, नहीं अनिल जी, मैं ऐड करना चाहूंगा। हेलो अनिल जी, मुझे उसको वो संजय बनाना है कि वो 11,350 पे ये देखे कि 11,150 की तरफ जा रहा है। वो धृतराष्ट्र वाला संजय बनाना है मुझे उसको। आशु जी, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। लिख लीजिए जहाँ लिखना है। ये मार्केट 11,800 की ओर जा रहा है। देखिए, मुझे अनिल जी, आशु जी को ये बोलना है, जहाँ लिखना है वहाँ लिख लीजिए, हम 11,800 की ओर जा रहे हैं। 11,000 तोड़ के दिखाया, देखिए मार्केट में एक चीज समझिए कि बेयर की कोई कमी नहीं है। आज का लो तो तोड़ के दिखाइए आप। देखिए, एक सिंपल सी चीज है आशु जी, सब हर टॉम डिक एंड हैरी को मार्केट के अंदर में मंदी लग रही है और मार्केट गिर नहीं रहा है। इंट्राडे करेक्शंस आते हैं, वो बॉट हो जाते हैं और चल जाते हैं। यू हैव टू बी विद द ट्रेंड। रिलायंस का 3 डे का पुल बैक हमेशा खरीदा गया है। अभी देखिए, हमने बोला वहां से 50 पॉइंट तो निफ्टी चल गया है। 11,200 का फॉल देखिए, और अगर वो कल की बात करें ना अनिल जी, तो 400 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी चल गया। अब उससे ज्यादा क्या हम महल थोड़ी बनवाएंगे हम। ना उसमें कोई सवाल नहीं। हाँ, नहीं, वो देखिए, ये तो देखो, यही बाजार की खूबसूरती है कि बाजार दोनों तरफ के लोगों को ट्रेड करने का पूरा मौका देता है। आपका कन्विक्शन होना चाहिए, आपका कन्विक्शन 11,150 पे लेने का होना चाहिए, आपका कन्विक्शन 11,350 पे बेचने का होना चाहिए। अगर आप अपने कन्विक्शन के साथ अपने आप को फॉलो करेंगे और फिर डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे तो दोनों तरफ के मौके देगा। आज की गिरने की वजह भी यही है कि हायर पुट कॉल रेशियो, और बढ़ने की वजह भी यही है कि निचले स्तरों पर बाजार का ट्रेंड मजबूत है, एफआईज की खरीदारी है। ऊपरी स्तरों पर आपके ग्लोबल मार्केट के सोचते कारण आपको दोनों तरफ के बराबर मिलेंगे और साथ में एक्सपायरी है, तो बस आपका ट्रेड एकदम सही पड़ना चाहिए। और देखिए, जब हम बात करें तब ऑलरेडी निफ्टी 11,000। जी विश्वेश जी, जल्दी से बोलिए। हाँ,
सर नहीं, मैं अनिल ऐड जी, करना चाहूंगा, अनिल आई जी, विल मैं नॉट बी बिल्कुल, सरप्राइज मैं अगर बिल्कुल- 11,300 की ओर हम चले जाए। आप एक चीज समझिए, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हम 11,300 की ओर चली जाए, क्योंकि जिस हिसाब से रिलायंस की वजह से निफ्टी नीचे आया है, आई विल नॉट बी सरप्राइज। अभी भी आधा घंटा बाकी है, देखिए 11,250 तो आज ही हो जाएगा। देखिए एक चीज समझनी है आपको, यू हैव टू डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द नॉइज, और नॉइज को बाहर आके देखिए, हम बात करते करते 70 पॉइंट नीचे चल गया, 160 वाली निफ्टी नहीं नहीं 230 हो नहीं, गई। एक मिनट विषय जी इस मामले में मैं आपसे थोड़ा असहमत हूँ। नॉइस तो तेजी का भी हो सकता है, नॉइस मंदी का भी हो सकता है, जिसको जो पसंद आता है। अगर आपको तेजी पसंद है तो आपको वो नॉइस म्यूजिक लगेगा, और अगर आपको तेजी ना पसंद है तो वो शोर लगेगा। तो इसलिए आवाज दोनों की बराबर है, तेजी की मंदी अनिल जी, की म्यूजिक है या नहीं, ये अनिल बाद जी, में डिसाइड करेंगे। ये किसी एक दिन, एक मिनट किसी एक दिन चर्चा का विषय होगा मस्ती की पाठशाला में। अभी दोनों शांत। आइए, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। 3 बज चुके हैं। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। कसम से आज तो मुझे 2 साल बाद में ऐसा फील आया कि मैं वो देश की बात वाला पॉलिटिकल शो कर रहा हूँ। क्या बात है, मज़ेदार। ओके बड़े दिनों बाद इस तरह की बढ़िया बहस 2 लोगों में दिखी है। वैसी फीलिंग आ गई जो मैं दिल्ली में बैठ के रात को 8 बजे शो करता था देश की बात, वैसी नहीं, फीलिंग आने अनिल जी, लगी। अनिल जी, एनीवे, बहस आइए नहीं सेठी की। साहब हमारे साथ है, तैयार। नहीं, हमारी बहस और राजनेताओं की बहस में इतना तो फर्क हो गई। हमारी बहस में इतनी शिष्ट नहीं, अनिल जी, मैं तो इतनी कह रहा शिष्टता था- तो होती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। जी जी आशीष जी नहीं। बोलिए। नहीं अनिल जी आर्ग्यूमेंट नहीं था, मैं तो बल्कि बोल रहा था कि हम तीनों के स्प्रेड जो मैंने दिया, नितिन ने दिया, विश्वेश ने दिया, व्यू तीनों का वही था। मतलब मेरा भी वही व्यू है। तभी अनिल जी 11,200-300 का स्प्रेड दिया कि कोई बहुत मंदी और ब्रेकडाउन का नहीं है व्यू। बट मेरा जो डिफर था कि कल का डेटा ठीक में बात थोड़ा सा अगर राइट टाइम पे वो हो जाता, जो विश्वेश बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये स्प्रेड पे तो अनिल जी मैं तो कह रहा हूँ कि तीनों के स्प्रेड सेम मिल गए हैं। तो ये व्यू तो सिंपल वही है कि 200 से यहाँ से रिवर्सल जरूर दिखता है थोड़ा। एब्सोल्युटली। आइए, सेठी साहब है तैयार, और सेठी साहब की तैयारी के साथ सेठी साहब से ले लेते हैं हम उनकी बेहतरीन पिक। आइए सेठी साहब बताइए, कौन सा स्टॉक आपने चुना है आज? अनिल जी आज भी 2 स्टॉक लेके आया हूँ, दोनों ही कैश मार्केट के स्टॉक है, जबरदस्त कंपनीज है, फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है। जो पहला स्टॉक है वो है कोचिन शिपयार्ड, एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि शिप बिल्डिंग के कारोबार में है। अभी हाल ही में इनको नॉर्वे से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, करीबन 14,630 करोड़ की। और अगर आप मार्च तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बहुत ही शानदार नतीजे थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 44% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की। कंपनी के रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। ये डिविडेंड भी देती है, 16 रुपए 60 पैसे का पिछले साल इसने डिविडेंड दिया, जो डिविडेंड यील्ड भी करीबन 5% की है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल जो 338 के आसपास के लेवल है उस पर खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 375 का टारगेट रहेगा। 375 का टारगेट को स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है तो सेठी साहब बताएं। 325 का स्टॉप लॉस। 325 के स्टॉप लॉस से 338-40 की रेंज में खरीदे, 375 का लगाएं आप टारगेट, 325 का स्टॉप लॉस। तो पहली पिक है सेठी साहब की तरफ से कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर एक खरीदारी की राय। आप कह रहे हैं कि मैं 2 स्टॉक लाया हूँ तो एक स्टॉक और भी होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो है नितिन जी ने मंदी के वक्त अपना निशाना अचूक लगाया है। पहला निशाना नितिन जी का एकदम बुल्स हाई पर हिट हुआ है। नितिन जी ने आज से की है शुरुआत 2:45 पर अपने निफ्टी के निशानेबाज की, और पहली पिक उन्होंने दी थी खराब मार्केट में कि अभी का अभी आप 11,200 का कॉल खरीदिए। 50 रुपये के आसपास उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। जी हाँ, 20 रुपये का स्टॉप लॉस और 100 रुपये का टारगेट। वो भाव हो चुका है 75-80 के आसपास का, और उनका ये कहना है 75-80 के आसपास आप पार्शियली बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो इंट्राडे में अभी कुछ मिनटों में ही आपके 30 रुपये बन रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप चाहें तो। और अगर एक से ज़्यादा लॉट खरीदें तो आधा ज़रूर बुक करें, बाकी आप 100 रुपये के टारगेट के लिए ज़रूर रखें। तो 80 के आसपास, 75-80 के आसपास अभी भी निफ्टी का ये कॉल ऑप्शन आपका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो नितिन जी का सबसे बड़ी, नितिन जी की खूबी और खासियत यही है, आपको सिंपल ऑप्शन बताएंगे, नॉन कॉम्प्लिकेटेड, और तुरंत प्रभाव से आपको पता है कि मेरी रिस्क क्या है, मेरा टारगेट क्या है, और एक आध दिन में आपका काम हो जाएगा। तो नितिन जी का पहला ऑप्शन सही सटीक एकदम निशाने पर आपके लिए। आइए, अब है दूसरा स्टॉक जो बता रहे हैं सेठी साहब। एक बार फिर से बिगुल बजाइए सेठी साहब के लिए, क्योंकि वो मूड माहौल चेंज हो जाता है। तो सदाबहार सेठी साहब का बिगुल और आज की दूसरी पिक।
जी सर बताएं। अनिल जी, जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है वो भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है, एक केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनी है। स्टॉक का नाम है GNFC। अभी 164 के करीब ट्रेड करता है। बहुत ही शानदार स्टॉक है और ये गुजरात गवर्नमेंट और GSFC की कोलैबोरेशन वाली कंपनी है, जो कि बहुत ही शानदार इनके प्रोडक्ट्स हैं। नर्मदा ब्रांड करके इनका एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। वेरिएशन देखेंगे तो 5 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है और जिस तरह से सरकार का एक फोकस रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, मानसून नॉर्मल होने जा रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा। पिछले साल 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। 180 का शॉर्ट टर्म का टारगेट और 158 का स्टॉप लॉस। 158 के स्टॉप लॉस से GNFC में खरीदारी और 180 का रखें टारगेट। कोचिन शिपयार्ड, GNFC 2 बेहतरीन स्टॉक है जो सेठी साहब ने सुझाए आपको आज खरीदारी के हिसाब से। और आपका सेठी साहब सुबह वाला स्टॉक जो सरप्राइज एंट्री रॉयल ऑर्किड, वो भी कमाल करता हुआ दिखाए। काफ़ी अच्छी खासी मजबूती वहाँ पर भी होती हुई दिखी। एक बार जरा रॉयल ऑर्किड भी आपके सामने मैं रख दूँ इस वक्त, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह की वहाँ पर एक्शन इस वक्त दिख रहा है। रॉयल ऑर्किड, उसे भी होल्ड किया जाए सेठी साहब? हाँ बिल्कुल, वो होल्ड करने की सलाह है और उस पर मेरे जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है 75 रुपए। ओके चलिए परफेक्ट। हाँ 15% ऊपर है, 65 रुपये के आसपास। और दूसरा, कल जो आपने जेन टेक्नोलॉजी कहा था वो भी सुबह 64 रुपये का हाई बनाया, 65 रुपये के आसपास का टारगेट दिया था सेठी साहब ने, वहाँ पर भी हाई लगाकर 64 रुपये के आसपास। तो आप प्रॉफिट भी लगातार लेते रहें, बुक करते रहें, सेठी साहब जो स्टॉक्स आपको बता रहे हैं। आइए एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन भूटानी। चेतन भूटानी बताने वाले हैं कुछ अहम खबर जो कल बाजार के लिए होगी अहम। एक बड़ी और अहम मीटिंग का एजेंडा चेतन के हाथ में आए। चेतन बताइए। वेल सर, जो मेरे सोर्सेज मुझे अभी इस टाइम पे बता रहे हैं कि आज जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थोड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ और टॉप सेक्रेटरीज के साथ बैंक्स के साथ रिव्यू करेंगे इकोनॉमी के ऊपर और बाकी NBFCs के साथ रिव्यू करेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल थर्सडे को इसी टाइम पे 4 बजे के अराउंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं। अब ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि 2 दिन पहले अगर आपको याद हो तो RBI गवर्नर ने ये कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में कंपनीज को प्रोएक्टिव रहना चाहिए, इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें करी गई थी RBI गवर्नर द्वारा। तो तभी कल RBI, सेबी, इरिडा, PFRDA मेरे सोर्सेज के हिसाब से कल प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। उस मीटिंग में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी शामिल रहने वाले हैं। तो ये मीटिंग टॉप 3 मिनिस्टर्स के साथ, टॉप 3 से 4 टॉप के जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनके साथ होने वाली है। अभी मीटिंग और भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, पैंडेमिक में जो भी RBI ने स्टेप्स लिए वो सब इस पर डिस्कस कर जाएंगे एट लेंथ। ये मीटिंग मेरे सोर्सेज ने पॉइंट आउट करके बोला है कि ये मीटिंग एट लेंथ होगी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ। और ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्केट्स भी बहुत ज़रूर वॉच करेंगे क्योंकि RBI ने अभी तक जो भी स्टेप्स उठाए हैं वो भी मार्केट से रिलेटेड भी उठाए गए हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड भी उठाए गए हैं। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कल 4 बजे की मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, उसमें जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर के चीफ्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें इकोनॉमिक रिवाइवल, रिकवरी और RBI के जो स्टेप्स हैं उसमें महत्वपूर्ण फोकस मिलने वाला है। तो PMO से रिलेटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड और दूसरे मंत्रालयों से जुड़ी हुई कोई भी खबर हमारे रिपोर्टर्स छोड़ते नहीं है, पूरी ग्रिप रखते हैं और कल की इस अहम बैठक को ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त चेतन भूटानी। चेतन साफ आपको बता रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी 4 बड़े रेगुलेटर्स के साथ बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी, बैंकिंग रेगुलेटर RBI, PF के रेगुलेटर PFRDA और इंश्योरेंस के रेगुलेटर IRDA, इन चारों के साथ होगी बातचीत और आगे का किस तरह का डायरेक्शन होना चाहिए इन चारों रेगुलेटर्स के लिए, प्लस इन चारों मार्केट और इनसे जुड़े ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरी अपडेट प्रधानमंत्री मोदी खुद लेने वाले हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट पर, इकोनॉमी पर पूरा जोर है और इसलिए सरकार और ये एक अहम बैठक करने जा रही है और इस बैठक को खुद प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। तो ये बड़ी बैठक कल होने जा रही है जिस पर फोकस करिए और इसमें कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री से भी मंत्री शामिल होंगे। पीयूष गोयल साहब होंगे, निर्मला जी होंगी और साथ ही नितिन गडकरी साहब भी होंगे जो बड़ी गहरी पकड़ और जानकारी रखते हैं इन सारे मुद्दों से, इन सारे रेगुलेटर से रिलेटेड। तो 4 बड़े रेगुलेटर कल मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी से, इस पर फोकस कीजिएगा। शुक्रिया आपका चेतन, ये बेहतरीन और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक करने के लिए। तो आपको कल भी बताया था कि किस तरह
इन्वेस्टर से आज बैंकर्स और सारे सेक्रेटरीज के साथ प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग करने जा रहे हैं और कल की मीटिंग का भी एजेंडा और बड़ी मीटिंग का आइडिया आपको मिला है। दीप, वापस बाजार 11,200 पर आया है निफ्टी और 22,000 पर आया है, 22,065 पर बैंक निफ्टी। ऐसा लग रहा है आज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। 11,200 के आसपास की क्लोजिंग, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है बाजार में, इंतजार करते हैं कुछ मूव्स का, पर तब तक एक और कॉल तैयार है। चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, मार्केट वीक है बट एक स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है माइंडट्री। यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और क्लोजिंग भी काफी अच्छी आ रही है, तो माइंडट्री खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, इस स्टॉक ने फरवरी का जो अपना हाई है उसको आज के ट्रेड में पार किया है और ये स्टॉक ऐसा है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है सारे ही आईटी काउंटर्स को। तो मौजूदा स्तरों पर माइंडट्री को खरीद करके चलें। यहां पर 1052 पर 1052 पर स्टॉप लॉस रखें। 1095 पहला टारगेट होगा, 1110 रुपए दूसरा टारगेट होगा। माइंडट्री खरीदारी की राय। मिड कैप आईटी यहाँ पर एक्शन बरकरार है और अब माइंडट्री एक ऐसा स्टॉक है जो आपको फोकस में आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर नज़र रखिए। अच्छे मूवमेंट के संकेत आ रहे हैं इस समय। किरण जी, आपसे एक स्टॉक के बारे में पूछा था, टाटा केमिकल्स है। यहाँ पर एक अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, मूवमेंट अच्छा आ रहा है, 4-4.5% ऊपर है। कोई ट्रेड दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी बीटीएसटी के लिए यहाँ पर? बिल्कुल लिया जा सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट 310 पे आया था, तो 308 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 320 का एक एम लेवल है, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। पर अगर 320 निकल जाता है तो दीप फिर एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। कल एक्सपायरी भी है, इधर रोल ओवर बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है 320 निकल जाता है तो 328 के टारगेट्स भी कल के सत्र में देखने को मिलेंगे। ओके, 328 के टारगेट से अभी आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। नज़र रखिए जहाँ तक टाटा केमिकल्स का सवाल है। जय, कोलगेट पर नज़र डालिए, 1450 के पास गया है। लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने इस लेवल को छुआ है। थोड़ी देर पहले अर्निंग्स आई थी, अनुमान से काफ़ी बेहतर रही हैं। स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट पर यहाँ से भी। दीपांशु, मैं कहूँगा कि जहाँ तक कोलपाल का सवाल है, डेफिनेटली इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये स्टॉक लगभग काफ़ी महीनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चले गए थी एंड लगभग हम देखें तो मई महीने से लगभग 2 महीने हो गए ये साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। आज जो हिसाब से इसमें रिवर्सल देखने मिला है, मैं कहूँगा कि दीप 1460 के लेवल से अगर कोलपाल निकालता है तो इसमें नई तेजी माननी चाहिए, क्योंकि 1460 के ऊपर इसमें कोई बड़ा रेजिस्टेंस नेक्स्ट 100-150 रुपये तक नहीं है, 1560-1600 रुपये तक नहीं है। तो आई थिंक अगर किसी कोलपाल खरीदना है तो 1460 के ऊपर अभी फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो कर सकता है। किसके पास ऑलरेडी है इसमें लॉन्ग पोजीशन, मैं कहूँगा 1411 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसे, ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें और 1460 जैसे ही निकलेगा और मोमेंटम देखने मिलेगा। साथ ही साथ दीप ये भी कहूँगा मैं कि मेरे पास एक बीटीएससी ट्रेड भी है, इफ़ यू आर ओके तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिगुल बजाते हैं जय के लिए बीटीएसटी का। बताएं जय। दीपांशु, बाई करना है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL करके जो स्टॉक है 398 399 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसे बाई करना है। 386 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पहला जो टारगेट इसका बन रहा है वो 417 का है, 417 का 417 एंड दूसरा जो टारगेट बनकर आ रहा है वो 430 का है। इसे जरूर खरीदना है बिकॉज क्लियरली ये स्टॉक ने मैं कहूँगा 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है अपने प्रीवियस राइज का। आर्ली चार्ट्स पर क्लियरली फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ एक बाय क्रॉसओवर देखने मिला है। सारे ही टेक्निकल पैरामीटर्स पर भारत डायनामिक्स एक अच्छा बाय निकल कर आ रहा है, इसे खरीदे। जैसे मैंने कहा 386 के स्टॉप लॉस के साथ 417 एंड 430 ये दो टारगेट्स के लिए।
417 430 के 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए भारत डायनामिक्स पर। आज डिफेंस स्टॉक्स में हमने बढ़िया एक्शन आते हुए देखा ज़रूर है। जेन टेक्नोलॉजीज जो एक स्टॉक है जिसके बारे में सेठी साहब ने कल भी बात की थी, वहाँ पर भी अच्छी मूव्स आपको आती हुई दिखी हैं। पर एक स्टॉक जिसकी वजह से आज बाजार में काफ़ी प्रेशर रहा है और निफ्टी की बड़ी गिरावट का इस समय मेन रीज़न है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कल आने वाले हैं इसके नतीजे, उससे पहले स्टॉक में कमजोरी दिख रही है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, चलिए जानते हैं संदीप ग्रोवर के साथ। संदीप बताइए क्या अनुमान लगा जा रहा है? देखिए नंबर्स अगर आप तिमाही दर तिमाही देखें दीप, तो कंसोलिडेटेड आधार पे आपको कमजोरी नजर आएंगे। करीब 23% के आसपास इनकी बिक्री गिरेगी, इतना ही कामकाजी मुनाफे में प्रेशर देखने को मिलेगा। मार्जिन जरूर ये मेंटेन कर पाएंगे 16% के आसपास के, लेकिन जो मुनाफा आप एडजस्टेड बेसिस पे देखें, क्योंकि लास्ट क्वार्टर आपको याद होगा करीब 4,250 करोड़ रुपए के आसपास का इन्होंने एक वन टाइम हिट लिया था, तो उस वजह से जो 10,615 करोड़ का मुनाफा था वो 6,348 करोड़ रह गया था। तो आपको भले ही रिपोर्टेड बेसिस पे 22% मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एडजस्टेड आधार पे अगर आप उस वन टाइम जो लॉस है उसको एडजस्ट कर लें तो करीब 27% के आसपास का ड्रॉप आपको नेट बेसिस पे मुनाफे के फ्रंट पे देखने को मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि कोर कारोबार से पहले अगर आप देखें तो रिफाइनिंग कारोबार कमजोर रहेगा। 8.9% के मार्जिन उन्होंने पिछली बार तो रिपोर्ट कर लिए, लेकिन इस बार जो जीआरएम्स हैं वो घटकर $6.25 से $6.5 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। आप सिंगापुर के मार्जिन देख लीजिए, ऑलरेडी 2 दशक के निचले स्तर पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि सभी जो क्रैक्स हैं, चाहे आप एटीएफ की बात करें, डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, सारे कमजोर होते हुए दिखे थे। पेटकेम साइड पे वॉल्यूम गिरेंगे, लॉकडाउन का इंपैक्ट था, हालांकि मार्जिन जरूर बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बाकी कारोबार जिसमें आप रिटेल देख लीजिए वो भी इस बार अच्छा नहीं परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। एक तो सीजनल वीकनेस होती है और दूसरा जो लॉकडाउन का इंपैक्ट है वो भी देखने को मिलेगा। केवल एक बार जो सेवियर है वो इनका जियो का कारोबार है, जहां पे इस बार भी हो सकता है कि नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिले। माना जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो जोड़ते हुए दिखेंगे। और दिसंबर में इन्होंने एक प्राइस हाइक लिया था, जिस वजह से इस बार इनके जो आरपूस जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 131 वाले बढ़कर 134 से 136 रुपए के बीच में इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो नेट देखा जाए जियो का जितना पॉजिटिव इस बार प्रदर्शन होगा उतना ही ज़्यादा नंबर्स आपको पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेंगे। नेट तो इनके नंबर्स खराब रहने का अनुमान है। जियो फाइबर को लेकर क्या अपडेट देते हैं और जो इनको पैसा आया है जियो प्लेटफॉर्म्स में उसका अकाउंटिंग कब करेंगे, अगले महीने से करेंगे, और उसको लेकर क्या अपडेट्स आते हैं ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ढेर सारे फैक्टर्स पर नजर रहेगी। जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, फिलहाल स्टॉक आपको 4% नीचे है और फ्यूचर्स में 2100 होल्ड कर रहा है, स्पॉट पे ऑलरेडी 2100 के नीचे जा चुका है कैश मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। अब 3:20 बज गए हैं, सही समय है अनिल जी के लिए बिगुल बजाते हैं स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज में कोई बदलाव नहीं है, डाउ एकदम फ्लैट है इस समय, दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं वहां पर, और यूरोप के बाजार हल्की सी तेजी दिखा रहे हैं, हल्की सी खरीदारी यूरोप में आ रही है। थोड़े से मिले जुले ग्लोबल क्यूज हैं बट ज्यादातर पॉजिटिव ही दिख रहे हैं सर। पर जिस तरह की वॉलेटिलिटी इस समय है, निफ्टी बैंक 22,100 के नीचे गया है, बताइए सर क्या करना चाहिए? देखिए दीप, वैसे तो मैं ना ऑलरेडी एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी के एक दिन पहले मैं कॉल देना कम प्रीफर करता हूं, क्योंकि मेरे ये कॉल्स में मैंने जो विश्लेषण किया है कि सबसे ज़्यादा अगर मेरे कॉल में सक्सेस रेशियो में कहीं दिक्कत आती है तो एक्सपायरी के दिन में ज़्यादा आती है, और एक्सपायरी के जितना नज़दीक पहुंचे तो उस हिसाब से मैं ना थोड़ा सा और परहेज करना चाहूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस लेवल पर बाज़ार बंद हो रहा है ना, वो मेक और ब्रेक वाला मामला है। 11,200 के बेहद करीब जाकर आप बंद हो रहे हैं। अभी देखिए बात करते करते 25 पॉइंट और निफ्टी निकला है। ये थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा जो फील आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी कोई भी पोजीशन हो, तेजी की हो या मंदी की हो, हल्की रखिए, क्योंकि कल का सेशन है ना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। वो किसके लिए ज़्यादा मुश्किल भरा होगा वो मुझे नहीं पता, तेजी करने वालों के लिए या मंदी करने वालों के लिए, लेकिन मुश्किल भरा होगा, हो सकता है दोनों के लिए हो जाए। तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है जिस तरह के डेटा बन रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों तरफ है ना डेटा बड़े स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। अभी तक जो सारे डेटा थे वो स्ट्रॉन्ग बन रहे थे सिर्फ तेजी के। आज पहली बार थोड़ा 11,300 पर जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई है, मंदी के डेटा भी स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। और जिन लोगों ने 11,300 का कॉल बेचा है दीप, आज वो तो पैसा बना रहे हैं ना, 30-35 लाख शेयर अगर कॉल्स में जुड़े हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज आप कुछ मत करिए, शांति से रखिए, अपनी अपनी पोजीशन को हेज करके चलिए। अगर आपने जो भी रखनी है पोजीशन ऑप्शंस के हिसाब से रखिए, हेज करके चलिए, क्योंकि कल का सेशन में या तो आपके बड़े पैसे बनेंगे या पक्के तौर पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। दो में से एक काम होगा, बड़े टारगेट रखेंगे तो भी हिट हो जाएंगे, या फिर आप स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे तो भी हिट होने के चांस पूरे हैं। तो इसलिए मेरे लिए ये है कि
नोटा। मैं आज कुछ नहीं करना चाह रहा, आराम से एंजॉय करिए, कल देखेंगे क्या करना है। बिल्कुल, इस समय नोटा है, अगर पोजीशन हेज कर सकते हैं तो हेज करिए, पर अदरवाइज अब आज के एक्शन काफ़ी है। देखते हैं कि कल क्या बाजार में होगा, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इस समय। ये है आपके लिए मूव। एक और जो एक्शन था, बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव हुआ था, फिर से आपको नेगेटिव होते हुए दिख रहा है। तो 22,100 के ऊपर होल्ड करने की थोड़ी परेशानी हो रही है बैंक निफ्टी को इस समय, और एकदम 11,200 के करीब आपको निफ्टी ट्रेड होते हुए दिख रहा है। सही समय है जानने का कि कौन से स्टॉक्स है इस सीरीज में। अब तो आखिरी बार ही होगा, बैन में आ सकते हैं, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, दीप माफ कीजिएगा जी सर। एक चीज और कहना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोक दिया, और वो है रिलायंस। पिछली बार कब आपने निफ्टी में रिलायंस को टॉप लूजर देखा था, और वो भी 4%, और वो भी बिना किसी वजह के। ठीक है, अब दो चीज़ें होती है, कभी कभी हम ये बात करते हैं कि रिलायंस टीसीएस मजबूत है और निफ्टी टिका हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आज रिलायंस टीसीएस कमज़ोर है, लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन के वो संकेत नहीं है। इसका मतलब क्या ये करेक्शन है क्योंकि आपको मेटल सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मा सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, किसी भी तरफ बड़ा मूव दे सकता है। अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो बड़ा मूव ऊपर की तरफ आने की तैयारी में, और अगर आप ट्रेंड के विपरीत खेलते हैं तो ऐसे लेवल पर मार्केट है जो एक्सपायरी खत्म होते फ्रेश तेजी फ्रेश पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, तो एक बड़ा मूव करेक्शन का भी आ सकता है। अगर 400-500 पॉइंट करेक्शन आ जाए तो भी कौन सी बड़ी बात है भाई। इतना निफ्टी नॉन स्टॉप बढ़ा है तो 500 पॉइंट करेक्ट हो जाए तो गलत भी नहीं। जिस तरह से मजबूती है तो 500 पॉइंट बढ़ भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जैसा विश्वेश जी 11,800 बोल रहे हैं। मेरा पॉइंट सिंपल ये है, आप अपने आप को हेज करके रखिए, गार्ड करके रखिए, पोजीशन कम रखिए। अगले 2 ट्रेडिंग सेशन कल और परसों आपके लिए बड़े निर्णायक ट्रेडिंग सेशन हो सकते हैं किसी भी तरफ बाजार के जाने के लिहाज से। तो उसके लिए आपको अपनी पोजीशन हल्की रखनी है, उतनी रखनी है जितनी आप संभाल पाएं। बस मेरा पॉइंट कुल मिलाकर यही है, हर रोज हर बार जरूरी नहीं कि ट्रेड दें, ट्रेड करें ही करें। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ रहा है, मैं एक सिंपल बात कहता हूँ, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि न कोई बहुत एग्रेसिवली मंदी करने के संकेत है, न कोई ऐसा ट्रेंड खराब हुआ है, लेकिन हल्का डिस्कम्फर्ट आ रहा है, सावधान रहने का संकेत आ रहा है। तब आप अपनी पोजीशन कम कर लें, ताकि आप हल्के रहेंगे तो फिर से छलांग मार पाएंगे। आइए बैन से बेनिफिट का वक्त है, जोड़ते हैं आशीष को। बताएं आशीष, क्या है सिचुएशन? बेंच से बाहर निकलने की संभावना तो होगी, एक्सपायरी के एक दिन पहले तो निकलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक बैन में देखे थे हमने कल, और फिलहाल अगर आप देखें तो 3 स्टॉक जो है 4 में से बैन से बाहर निकलने की पूरी तैयारी में। इंडसइंड बैंक देखिए, यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है घटकर लगभग 80% के आसपास आ चुकी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 77%, कैनरा बैंक 72%, यानी तीनों जो स्टॉक है लगभग बाहर निकल ही जाएंगे। फ्रेश एंट्री किसी की नहीं है, तो यानी बैन में अगर आप देखें तो केवल वोडाफोन आइडिया यही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है अभी भी करीब 87% है। इंडसइंड बैंक बाहर आ जाएगा, आईबुल हाउसिंग बाहर आ जाएगा, कैनरा बैंक बाहर आ जाएगा। एंट्री नहीं किसी की होनी नहीं होगी, क्या वो तो होगी, तो जो भी होगी ठीक है। अब मेरे ख्याल से अगली सीरीज में ही देखेंगे जो कुछ भी होना है। लेकिन एक बार आशु जी से मैं राय लेना चाहता हूँ। आशु जी, रिलायंस 4% गिरना है, इसका क्या मतलब है? अनिल जी देखिए, प्रॉफिट बुकिंग है, कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि इतनी आउट परफॉर्मेंस दी है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। देखिए रिलायंस तो इस लेवल पे 90% लोगों ने तो जिन्होंने बाय किया वो तो बेच चुके हैं। ये तो शॉर्ट पोजीशन ही है, जो कोई 1800 पे शॉर्ट है, कोई 1850 पे, 1900 पे के, इससे ऊपर क्या जाएगा। अनिल जी स्टॉक्स में तो ये सबसे बड़ा एक डिसिप्लिन लाइफ का होता है कि जो बढ़ रहा है स्टॉक, इससे ऊपर क्या जाएगा कभी नहीं सोचना चाहिए, और इससे नीचे क्या जाएगा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो आई थिंक उसके चलते जब तक वो सिग्नल्स नहीं आए आपको, तभी लॉन्ग एंड शॉर्ट पे नहीं करना चाहिए। तो अनिल जी ये नॉर्मल करेक्शन है रिलायंस में, क्योंकि सबको लगता है कि एक तरफा 2200 भी क्रॉस कर जाएगा, ये तो बिल्कुल रहना, तो नॉर्मल करेक्शन है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अनिल जी अगर ये रिलायंस और अगेन टीसीएस ने सपोर्ट नहीं किया, जो आपने भी अभी बिल्कुल नोटिस किया कि बाकी जगह, जैसे मैंने एलएनटी भी बोला, बाकी जगह कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर वो चीज भी सपोर्ट नहीं करेगी तो नीचे के घर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
ओके अगर सपोर्ट नहीं आ रहा है तो नीचे और चांसेस वहाँ पर गिरने के बढ़ जाते हैं। रिलायंस आज के टॉप लूज़र में एक है इस समय, और इससे पहले कि क्लोजिंग के लेवल्स आए, एक क्विक कॉल किरण जी इंडसइंड बैंक पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया था, कल टॉप गेनर था जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, आज वन ऑफ द टॉप 3 गेनर्स है, फॉलो ऑन बाइंग अच्छी आई है नतीजों के बाद। ट्रेंड क्या दिख रहा है अभी भी इस पर? नहीं, अभी भी न्यूट्रल ट्रेंड है मुझे लगता है दीप, और मेरा ब्रेकआउट लेवल है करीबन 555 560। तो जब तक ये लेवल्स निकलते नहीं है तब तक मेरा मानना है कि कुछ करना नहीं चाहिए। 555 560 के ऊपर की क्लोजिंग एक नई दिशा इस स्टॉक में दिलाती नजर आएगी। ऑन द लोअर साइड 500 की लेवल है, बहुत नीचे है, वो बाद में बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आज सुबह शुभम जी ने भी कमाल किया है। शुभम जी ने आज सुबह सिप्ला जब 668 चल रहा था तो उन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी, और सिप्ला देखिए 685 का हाई बना चुका है, तो उनके 670 के कॉल ऑप्शन के सारे टारगेट हासिल हुए। जाते जाते उन्होंने एसआरएफ खरीदने की राय दी थी, 3875 के आसपास चल रहा था, और आप देखिए 3950। लेकिन कॉल ऑफ द क्लोजिंग शो ये अवार्ड जाता है वागले साहब को, और उनके साथ साथ जाता है जय ठक्कर को। वागले साहब ने 4255 पर हिम्मत करके, मतलब उस लेवल पर डॉक्टर रेड्डीज खरीदने की बोलना मजाक नहीं है, रिजल्ट आ चुके सब, और आप देखिए डॉक्टर रेड्डी 4255 से 4333 यानी कि लगभग 75 रुपये भागा है। और उनके बाद जय ने भी कहा था कि आप 4300 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 190 में 288 के 300 रुपये तक के टारगेट के। जय, आपके ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें अभी भी डॉक्टर रेड्डीज? अनिल जी, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मैं तो अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो हिसाब से ब्रेकआउट हमें ये स्टॉक में देखने मिला है, मुझे तो 5 से 10% का एक अप मूव देखने मिल रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि लगभग 4600-700 तक का तो मूव मिनिमम डॉक्टर रेड्डीज में देखने मिलना चाहिए। आई थिंक बने रहे ये स्टॉक में। और अगस्त सीरीज की तो जस्ट शुरुआत होगी अभी, हमने तो अगस्त सीरीज का हमें कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है। सो वागले जी ने जो हिसाब से मैं कहूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सुझाया है फ्यूचर्स में, वो फ्यूचर्स में रख सकते हैं, बट ऑप्शन में जहाँ तक सवाल है मैं कहूँगा थोड़ा रिस्क मिनिमम ही होता है अनिल जी, तो इसमें तो डेफिनेटली होल्ड करके रखे, अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं। ओके किरण जी, आज पूरे शो में एक भी कॉल नहीं आया आपका, उसकी खास वजह? अनिल जी, पहले तो एक तो मार्केट में कोई परफेक्ट दिशा नहीं है, और जो मेरे रडार पे था वही वागले जी के रडार पे था, और जय के भी था, तो डॉक्टर रेड्डीज निकल गया, तो फिर वो ऊपर निकलने के बाद वापस वही कॉल देने में मतलब नहीं है। और वैसे भी देखा जाए अनिल जी, तो उसके बाद कोई बड़ा मूव आया नहीं कई स्टॉक में। रिलायंस एक तरफा आपको निफ्टी थोड़ा सा नीचे लेके गया, पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आए नहीं, बिल्कुल एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहे थे। तो कभी कभी कुछ ना करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो आज देखने को मिली। एब्सोल्युटली, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ बिग डिसीजन। और आज किरण जी ने फिर लाल टाई पहन के थोड़ा ब्रेक भी लगाया है, तो चलिए कोई बात नहीं। मैं वही जानने की कोशिश कर रहा था कि किरण जी क्यों रुके हैं, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था। आइए, प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, और 11,198 पर बंद हुआ है निफ्टी, और 22,066 पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी, 38,071 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। 421 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में रिलायंस की बदौलत। हमारे रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता हमें बता रहे हैं कि 14 मई के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है, 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई, लगभग 2.5 महीने के बाद ये हुआ है कि रिलायंस 4% से ज़्यादा गिरा है। तो आज रिलायंस में 4% की कमजोरी की बदौलत ये है आपके सामने का एक्शन। आइए एक्शन आगे का बता दूं मैं आपको 6 बजे। ओके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, वो आपके सामने लाएंगे। क्या दिल्ली की तरह ही मुंबई भी कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रही है? क्योंकि सीरो सर्वे में एक दावा ये किया गया कि मुंबई की 40% आबादी में एंटीबॉडी बन गई है कोरोना के खिलाफ। मतलब सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि आपकी हमारी दिल्ली मुंबई में रहने वाले ज़्यादातर लोगों की एंटीबॉडी बन गई है, लेकिन ये सर्वे सिटी एंटीजन टेस्ट के आधार पर किए गए हैं, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या एंटीजन टेस्ट पर भरोसा किया जा सकता है? ये सारे सवाल है, इनके जवाब मिलेंगे आपको आज शाम 6 बजे के शो में। आपकी खबर आपका फ़ायदा में हमारे साथ शो में खास मेहमान होंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये टाटा की एक बड़ी सोशल सर्विसेज वाली एक ये रिसर्च से आम है, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिसर्च की जाती है। इनके डीन जुड़ेंगे हमारे साथ, संदीप जुनेजा साहब।
बड़े ज़बरदस्त जाने माने एक्सपर्ट है और गजब की नॉलेज रखते हैं। आप समझ सकते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को हेड करने वाले कितने ज़बरदस्त होंगे वो। तो जुनेजा साहब हैं। ICIMR के पूर्व DG प्रोफेसर NK गांगुली साहब जुड़ेंगे, वो भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। और सर गंगाराम हॉस्पिटल जो कि जाना माना बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, उसके माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर चांद भट्टल साहब भी जुड़ेंगे। तो इन 3 बड़े दिग्गजों के साथ जिनकी फार्मा स्पेस में बड़ी गहरी पकड़ है, मेडिकल स्पेस में, नॉट फार्मा, मेडिकल और हेल्थ केयर स्पेस में बड़ी गहरी पकड़ है, तो उनसे हम करेंगे इस पर सारे सवाल और चर्चा भी। एंटीबॉडी टेस्ट पर सवाल आज शाम 6 बजे। देखिए एंटीबॉडी टेस्ट पर बवाल, सवाल भी बवाल भी, ये शाम 6 बजे होगा आपके लिए विशेष शो, जो मिस मत करिएगा। तो आज शाम का ये खास शो आपके लिए आने वाला है। इस बीच बाजार क्लोजिंग 11,202 पर फाइनल क्लोजिंग आई, एग्जैक्टली 11,202। इसलिए मैं कह रहा था कि मेक और ब्रेक वाला लेवल 11,200 है, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद हुआ है। और ये आपको रात भर वो कंफ्यूज रखेगा, इसलिए हमने कहा आज ट्रेड कुछ न करें, हल्के रहें, कल देखेंगे। बैंक निफ्टी 22,100 के आसपास, 22,100 वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो वो एक और क्लोजिंग इंटरेस्टिंग होती थी कि दीप, लेकिन 421 पॉइंट नीचे बंद हुआ है आपका सेंसेक्स। तो यहाँ पर कमजोरी दिखी है। तो जरा एक बार बता भी दे आज निफ्टी सेंसेक्स को गिराने वालों में किसका योगदान रहा है। बिल्कुल अनिल जी, रिलायंस का तो सबसे ज़्यादा ही योगदान रहा है जहाँ तक आज के मार्केट फॉल का सवाल है। ऑटो स्टॉक्स पर बिकवाली का प्रेशर है, स्पेशली जब मारुति के थोड़े कमज़ोर नतीजे आए। M&M, हीरो मोटो, मारुति, इन सभी स्टॉक्स पर आपने गिरावट देखी। हैवी वेट्स की बात करें तो HDFC बैंक यहाँ पर 2% की गिरावट थी, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर प्रेशर आया। TCS कल अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, आज मुनाफा वसूली हुई है, साथ ही इन्फोसिस भी कमज़ोर था। तो इन 2 हैवी वेट्स की गिरने की वजह से भी परेशानी आपको आती हुई दिखी है। इसके अलावा नतीजों के दम पर नेस्ले पर भी आज थोड़ा सा रिएक्शन रहा। तो ये कुछ हैवीवेट स्टॉक्स है सर जिनकी वजह से आज गिरावट आई है। लेकिन हैवीवेट आज आया है हिंदुस्तान में और वो पहुंचा है सीधा फ्रांस से। आइए देखिए ताज़ा तस्वीरें जो अभी अंबाला एयरफोर्स का जो हमारा एयरबेस है, वहाँ पर 5 राफेल विमान फ्रांस से यहाँ पहुँचे और आज से उनका वायुसेना में स्वागत किया गया है। तो ये देश के लिए बड़ी गौरव की बात है, हमारी वायुसेना की ताकत और बढ़ती हुई दिख रही है। तो इन तस्वीरों को देखकर आपको रोमांचित हो जाएंगे, गौरवान्वित होंगे और बिल्कुल हमारी सेना की, खासतौर से एयरफोर्स की ताकत और तेज़ी से बढ़ती हुई। तो ये है राफेल विमान जो हिंदुस्तान पहुंचते हुए जिनका लंबे समय से इंतज़ार था। ये है अंबाला का एयरबेस, वहाँ पर हिंदुस्तान के ये एयरफोर्स के विमान, हमारे राफेल विमान पहुंचते हुए दिख रहे हैं। एक बार मैं हमारे एक्सपर्ट से थोड़ा पूछना भी चाहूँगा, किस तरह की फीलिंग्स इन तस्वीरों को देखकर आ रही। वाकई में एकदम आपका मतलब जोश आ जाता है कि चलिए ताकत बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है। बंसल जी, कैसा लग रहा है ये तस्वीरें देखकर? देखिए अनिल जी, काफी अच्छा लग रहा है, जोश भी अच्छा लग रहा है अनिल जी। और जो आपका और मेरा हेयर कट है अनिल जी, वो भी थोड़ा इससे मिलता जुलता है। बट अनिल जी एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए अभी आपने तो सिर्फ राइफल विमान की एक वो तस्वीर दिखाई है। शाम तक अनिल जी दूसरे जो चैनल हैं, जो चिल्लम चिल्ली वाले, वो एयरपोर्ट भी दिखाएंगे जहां से राइफल प्लेन उड़ेगा चाइना के लिए अनिल जी। और शाम तक मुझे लगता है जो चिल्लम चिल्ली वाले चैनल्स हैं वो अपनी हदें पार कर जाएंगे अनिल जी, चाइना पे अटैक भी कर देंगे। नहीं, वो तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो सुबह शाम पाकिस्तान चीन से युद्ध कराकर दिन में 2 बार युद्ध भी हो जाता है और जीत हार का फैसला भी हो जाता है। मतलब टॉस उछालने से ज़्यादा जल्दी इस तरह के फैसले हो जाते हैं। लेकिन जय भी बड़े उत्साहित दिख रहे हैं, जय ताली बजाते दिख रहे हैं। जय, आपकी भावनाएं रखिए जी। अनिल जी थैंक यू वेरी मच ये मौका देने के लिए। मैं तो कहूँगा बहुत ही गर्व की बात है अनिल जी। मैं कहूँगा कि इसकी बहुत ही ज़रूरत थी। ये चीज़ के ऊपर बहुत पॉलिटिक्स हुआ, राफेल के ऊपर। मैं कहूँगा कि ये पॉलिटिक्स से उभर कर, मैं कहूँगा कि निकल कर अब फाइनली ये हमारे यहाँ पे पहुँच चुका है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँगा इसके साथ जो एक जोश और मैं कहूँगा एक कॉन्फिडेंस जो हमारी मैं कहूँगा कि आर्मी का बढ़ेगा, डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही इंडिया के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो आई एम रियली प्राउड टू हैव दिस एंड मैं कहूँगा डेफिनेटली जय हिंद। क्या बात है, बिल्कुल, वाह। और आशु जी आप अपनी बात रखिए। जी आशु जी। अनिल जी मैं 2 बातें कह रहा था कि
एक तो ये जो मिलिट्री माइट जब बढ़ता है तो मतलब एक ना बहुत ही एक पॉजिटिव गूज़बम्स आते हैं, तो बहुत ही एक जो गर्व की फीलिंग तो है, पर एक पॉजिटिव गूज़बम्स आते हैं, बड़ा मज़ा आता है अगर ऐसी कोई मिलिट्री माइट जब आपके देश का बढ़ता है। दूसरी चीज़ मैं अनिल जी कह रहा था कि मैं तो जो अपनी एस्पिरेशन रखता हूँ कि बार बार सवाल इधर से उधर बाकियों से पूछ लेता हूँ, वो एंकर एस्पिरेशन रखता हूँ और आपको पता ही है ऑन रिकॉर्ड है। बट कुणाल जी तो चैनल वैनल के उसे लगते हैं, मुझे लगता है तो चैनल ओनर बनना चाहते हैं, मैं तो एंकर बनना चाहता हूँ, ये तो चैनल ओनर बनना चाहते हैं। तो मुझे अपना कुणाल जी से जरा इक्वेशन ठीक रखना पड़ेगा, कल पे बन गए तो कहीं एंकर का मौका मिल जाएगा उनके चैनल में। ये संकेत आपको कहाँ से मिले? ये अनिल जी बाकी चैनल के बारे में ऐसे बोल रहे हैं और चैनल्स के बारे में जो पूरा ट्रैक रखते हैं, तो मतलब इस तरह का जो स्टडी रखते हैं और जिस तरह से ओन करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है अनिल जी, राकेश जी को सुन के। कुणाल जी, क्या ये बात सही है? चैनल खोलने की तैयारी है आपकी? अरे जी देखिए, हमने तो ऑलरेडी चैनल खोला हुआ है, उसका नाम है जी बिजनेस। सुबह शाम देखिए अनिल जी। ये वही अनिल जी आप तो देखते ही होंगे। एब्सोल्युटली, आपका चैनल नहीं देखेंगे तो किसका देखेंगे? आशीष जी का प्रस्ताव बिल्कुल आशीष जी, आपका प्रस्ताव एकदम सिरे से खारिज कर दिया गया है। अनिल जी, मैंने पहले कहा था ये नाम मैं नहीं लेना चाहता था, सुनना चाहता था कि वो चैनल ओन करते हैं वो। मैं कह रहा हूँ ये मैं प्रस्ताव रखना नहीं चाहता था, और एक तो मैंने हिंट किया था कि वो चैनल ओन करते हैं। एब्सोल्युटली, और इसमें कोई डाउट नहीं कि मेरी टीम के मेंबर्स काम इसी तरह से करते हैं कि वो चैनल ऑन करते हैं। ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते कि वो नौकरी करते हैं। अगर आप नौकरी करेंगे, पैसों के लिए करेंगे, तो वो चीज़ ही नहीं आएगी जो पैशन से आती है। हम पैशन के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं, चाहे वो हमारे टीम मेंबर्स हो, हमारे कलीग्स हो, या फिर हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हो। आप सब लोग जिस तरह से दिल से करते हैं, दिल से जुड़े हैं। अब तक जो ट्रेंड था, जो एक्सपर्ट्स जुड़ते थे चैनल्स के साथ, वो सिर्फ किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जुड़ते थे। मेरे साथ आप सब लोग बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ दिल से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जब दिल से आदमी जुड़ा होता है ना, तो फिर जो परफॉर्मेंस आती है वो आपको दिख रही है, एक के बाद एक। आज देखिए नितिन जी और हमारे निशानेबाज नए शामिल हुए हैं, तो हमारा परिवार भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और हर तरह के एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। तो बिल्कुल आप सबका शुक्रिया, और यही भावनाएं रखेंगे तो हम दर्शकों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आइए आज शो का समापन करें, उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारी एयरफोर्स के लिए एक सैल्यूट बनता है। जब राफेल हिंदुस्तान में आए तो हम हर रोज़ सुबह फिर 11 बजे जब शो समाप्त करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी जगह पर खड़े हों और एक सैल्यूट के साथ हम शो का समापन करें। लेकिन वही निवेदन आज आपसे फिर है कि आज क्लोजिंग वाले शो में भी इस गौरव वाले क्षण में, ऐतिहासिक क्षण में, जब हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हों और हम देश के प्रति सम्मान के साथ हमारे शो का समापन करेंगे। सब लोग मिलकर साथ में कहेंगे, जय हिंद।